अध्याय 31 एक और टकराव। ये शब्द सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। फैटी यू ने गुस्से में कहा, ये कौन बेवकूफ औरत है, जल्दी यहाँ से निकलो पापा के लिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गलियारे से एक मेज सीटी बजाती हुई उनकी ओर आई और उनसे टकराकर टूट गई। लेकिन वह अचानक हवा में ही रुक गया। लॉन चेन ने उसे पकड़ लिया था और हाथ के एक झटके से उसे वापस हवा में फेंक दिया। वहां से एक महिला अभी अभी बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और यह स्पष्ट था कि मेज उसी ने फेंकी थी। पहले मेज फेंककर उन्हें तोड़ देना और फिर बाहर चले जाना, ये तो वाकई एक घमंडी तरीका है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा फेंकी गई मेज 10 गुना से भी अधिक बल से उसी पर वापस आ गिरेगी। मेज से उत्पन्न आंधी के बल से ही उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसके पास बचने का कोई मौका नहीं बचा था। अगर उसे चोट लग जाती तो उसकी हड्डियां जरूर टूट जाती। अचानक मेज टूटकर बिखर गई। चाकू के निशान वाला एक आदमी सबके सामने प्रकट हुआ और उसने महिला की रक्षा की। जब सभी ने उसे देखा तो उनके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए, क्योंकि उन्होंने उसे ग्रैंड शिया के राजकुमार के निजी अंगरक्षक के रूप में पहचान लिया था। घावों के निशान वाले उस व्यक्ति ने लॉन चेन को देखकर चौंक कर दिया और उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे इतनी जल्दी आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह मेज को तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह बल को पूरी तरह से बिखेर नहीं पाया था। फर्श पर एक भारी पदचिह्न रह गया था, जिससे पता चलता है कि उसने लॉन चेन की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। इसका कोई और रास्ता नहीं है। आखिर मैं एक युवा हूँ, मुझे ऊर्जावान होकर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। मैं आप जैसे अद्भुत व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकता, जो पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं और आगे बढ़ना बंद कर चुके हैं। हालांकि मुझे अभी लंबा सफर तय करना है, उन्होंने उदासीनता से कहा। उस दागदार आदमी का चेहरा उदास हो गया और वह जवाब देने ही वाला था कि तभी एक और आवाज सुनाई दी। हाँ, कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन भाई लॉन्ग अभी भी पहले की तरह ही आकर्षक है। ग्रैंड शिया के राजकुमार शिया चानफेंग उसी मनमोहक मुस्कुराते चेहरे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसा कि वे पहले इस्तेमाल करते थे। शिया चानफेंग मुस्कुराए, यह महज एक गलतफहमी थी। चलिए मैं आपको अपनी बहन शिया बाइची से मिलवाती हूँ। लॉन चेन का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये पागल औरत असल में एक राजकुमारी थी, इसलिए ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने उसे उसके आसपास सावधान रहने के लिए कहा था। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जिया बाइची ने लॉन चेन के आश्चर्य पर ताना मारा। उसने सिर हिलाया। हाँ, हम सचमुच बहुत अलग हैं। चाहे मैं 10,000 साल तक भी प्रशिक्षण ले लूं, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के बराबर नहीं हो सकता। शिया बाइची, कितना बढ़िया नाम है। तुम। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। शिया बाइची ही नहीं, बल्कि शिया चानफेंग की आंखें भी एक पल के लिए ठंडी पड़ गईं। फिर वह मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब जब सब एक दूसरे को जान चुके हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि पहले आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि माहौल इतना जीवंत हो गया। फैटी यू और बाकी लोग ग्रैंड शिया के राजकुमार के यहाँ होने से स्वाभाविक रूप से थोड़ा असहज थे। आखिरकार वह एक राजकुमार थे और सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। वे लॉन चेन जितने हठी नहीं थे और उनसे कुछ भी अनुचित कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे सब एक पल के लिए चुप हो गए। शिया बाइची ने ताना मारते हुए कहा, मैंने इन मेंढकों को तीसरी राजकुमारी का अपमान करते और उसके जीवन साथी के बारे में बातें करते सुना। लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि मेरे भाई ने तीसरी राजकुमारी को जीतने के लिए महारानी को सगाई का उपहार पहले ही दे दिया है। इन लोगों का मेरे भाई की मंगेतर पर बुरी नजर रखना सचमुच मौत को दावत देना है। ये खबर सुनकर लॉन चेन का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे लहजे में जिया चानफेंग से पूछा, क्या ये सच है? लॉन चेन, अपने रवैये पर नियंत्रण रखो, उस निशान वाले आदमी ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं। जिया चानफेंग ने जख्मी आदमी की ओर हाथ हिलाया। उसने लॉन चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार फीनिक्स प्राइज साम्राज्य में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे तीसरी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखने का आदेश दिया है। महारानी ने पहले ही सहमति दे दी है, इसलिए हम जल्दी ही शादी की तारीख तय कर सकते हैं। अगर भाई लॉन को भविष्य में समय मिले तो मैं आपको अपने ग्रैंड जिया में शादी की दावत में आमंत्रित करता हूँ। कौन जानता था कि जिया चानफेंग जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं, लेकिन लॉन चेन के प्रति उसका भाव एक विजेता का था जो हारने वाले को दया भरी निगाहों से देख रहा हो। क्या उसे पता था, ये जानते हुए भी कि जिया चानफेंग जानबूझकर उसे उकसा रहा था, लॉन चेन चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसका गुस्सा अब भी बेकाबू हो रहा था। शायद अगर वह सच्चाई जाने बिना ऐसा कर रहा होता तो ठीक होता। लेकिन लॉन चेन जानता था कि चुयाओ के इर्द गिर्द कोई साजिश चल रही है। उसके भीतर मौजूद वो अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जाएं ऐसी ऊर्जा के बीच थी जो कटाई के लिए तैयार थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अब जब वे पक चुकी थी तो अंततः कोई उन्हें काटने के लिए आ गया था। हालांकि इन सब चीजों को अंजाम देने वाला व्यक्ति जिया चानफेंग नहीं था, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला वही था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसमें भागीदार था। उसे कई राज पता होंगे। अपने अनुभवों के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या उसकी स्थिति का जिया चानफेंग से कोई संबंध था। इसकी संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। अपने और चुयाओ के आसपास रची जा रही साजिशों के बारे में सोचते ही उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा भड़क उठी। लेकिन अभी कार्रवाई करने का समय नहीं था, उसे अभी और मजबूत होना था। अभी तक तो उसे सिर्फ हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा ही पता चला था। वह अभी भी स्थिति पर काबू नहीं पा सका था, इसलिए उसे धैर्य रखना जरूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका गुस्सा जल्द ही शांति में बदल गया। लॉन चेन के गुस्से वाले चेहरे का भाव अचानक गायब होते देख जिया चानफेंग का दिल थोड़ा कांप गया। लॉन चेन के प्रति उसकी सतर्कता और बढ़ गई। जो दुश्मन अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं वे ही वास्तव में खतरनाक होते हैं। भाई शिया, मुझे नहीं लगता कि आपको तीसरी राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव देना चाहिए। लॉन चेन ने सिर हिलाया। क्यों? मैंने भाग्य के रहस्यों का अध्ययन किया है। जब मैंने आपके लिए कुछ गणनाएं की तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शिया के नाम में हवा शब्द है, जबकि तीसरी राजकुमारी के नाम में जंगल शब्द है। हवा जंगल को नष्ट कर देती है, इसलिए तीसरी राजकुमारी के लिए यह अच्छा नहीं है। लॉन चेन शिया चानफेंग के हाव भाव को देख रहा था। हाँ, भाई लॉन वाकई में बहुत मजेदार हैं। भला ऐसी बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? जिया चानफेंग हंसते हुए बोला। लॉन चेन की आंखें और भी उदास हो गईं। अपनी दिव्य चेतना का पूर्ण उपयोग करते हुए उसने देखा कि बोलते समय जिया चानफेंग के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं बदला हो, लेकिन उसका दिल थोड़ा धड़क उठा था। हम तो इस कमीने को वाकई काफी कुछ पता है। ऐसा नहीं है, चेहरे पढ़ने की मेरी क्षमता तो वाकई उस्ताद स्तर की है। भाई शिया, आपके जीवन में अपार ऊर्जा है, इसीलिए आपको चानफेंग नाम दिया गया है। आग हवा की शक्ति से ऊर्जा लेती है, ऐसी ज्वाला हजारों मील तक फैल जाती है और उसे रोकना नामुमकिन है। वाकई यह एक अच्छा नाम है। लॉन चेन ने प्रशंसा की। शिया चानफेंग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह एक पल के लिए रुक भी गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
क्या लॉन चेन के पास सचमुच ऐसी क्षमताएं थी? उनका नाम वास्तव में एक रहस्यमय व्यक्ति से प्रेरित था, जिसने ठीक उसी तरह समझाया था जैसे लॉन चेन ने समझाया था। उनका जीवन अग्नि से जुड़ा हुआ था और इसी कारण उनके माता पिता ने उनका नाम चानफेंग रखा था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह शांति बनाए रखी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था और खून तेजी से दौड़ रहा था। उसकी सांसों में आए बदलाव को लॉन चेन ने भांप लिया। लॉन चेन मन ही मन हंसा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बनावटी अभिनय किसी बात को छू जाएगा। उसने आगे कहा, हमारी तीसरी राजकुमारी के नाम में यौ अक्षर है। तुम अग्नि से जुड़े हो, लेकिन उसके नाम में जल है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके नाम में राजा का अक्षर भी है, इसलिए वह साधारण जल नहीं बल्कि जल की रानी है। हवा और जंगल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि पानी आग को बुझा देता है। ऐसे नाम वाले व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है। और तो और राजधानी चारों ओर से पानी से घिरी हुई है, इसलिए भाई शिया के लिए यह बहुत जोखिम भरा है। अगर तुम तीसरी राजकुमारी से शादी करने की हिम्मत करते हो, तो शायद तुम फीनिक्स क्राई साम्राज्य छोड़ने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें इस विचार को त्यागने की सलाह देता हूँ। महिलाएं कपड़ों की तरह होती हैं, सिर्फ एक कपड़े के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। शीफेंग, फैटी यू और बाकी सभी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह राजकुमार को धमकी दे रहा था? लॉन चेन की चेहरे पढ़ने की क्षमता के बारे में वे आधा विश्वास करते थे और आधा संदेह करते थे। लेकिन अब लॉन चेन सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहा था और वे उस पर भरोसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय जिया चानफेंग का चेहरा बेहद विचलित था। लॉन चेन की बातों ने उसे बहुत असहज कर दिया था, क्योंकि उसके पास उनका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। अपने झूठ से हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ दिखावटी चालों से तुम एक राजकुमार को भ्रमित कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, उस दागदार आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। एक कुत्ता जो बात नहीं सुनता, वह अपने मालिक के सामने बोलने की हिम्मत कैसे करता है? लॉन चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। शुरू से ही वह उस जख्मी आदमी के जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था, और उस जानलेवा इरादे ने उसे अंदर तक कंपा दिया था। इसका मतलब था कि वह जख्मी आदमी उसे मारने के तरीके के बारे में सोच रहा था। लॉन चेन उसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं था। हरामखोर, घावों से ग्रसित व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाते हुए लॉन चेन को घूंसा मारा। रुकना, शिया चानफेंग ने घायल व्यक्ति को हमला करने से रोक दिया। वह इस समय तक अपनी सामान्य अवस्था में लौट चुका था और उसने लॉन चेन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किसने सोचा था कि भाई लॉन का इतना विनोदी पक्ष भी होगा। मेरा ज्ञान सचमुच बढ़ गया है। दुर्भाग्य से मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए किसी और दिन बात करेंगे। शिया चानफेंग उस घायल व्यक्ति और शिया बाइची दोनों को वहां से ले गई, लेकिन शिया बाइची ने अभी भी लॉन चेन को गुस्से से घूरा। उसकी तिरस्कारपूर्ण निगाहें मानो लॉन चेन को सिर्फ मांस का एक टुकड़ा समझ रही हूं। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उस जख्मी आदमी ने निर्दयता से कहा, अगर तुमने मुझे रोका न होता तो लॉन चेन अब तक मर चुका होता। इस लॉन चेन को तो मरना ही होगा। मैं भी लगभग अपना आपा खो बैठा था। वो कमीना सच में घिनौना है, लेकिन लॉन चेन के अभी भी कुछ और काम है। अगर वो मर गया तो हमारी योजनाओं पर असर पड़ेगा। उसे कुछ और दिन जीने दो। शिया चानफेंग ने आह भरी। उसके जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति भी लगभग उस पर हमला करने ही वाला था। वह सचमुच क्रोधित था। मास्टर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उस बूढ़े कमीने युनची के सामने लॉन चेन को हराऊं। अगर तुमने उसे उससे पहले मार डाला तो वह बूढ़ा भूत जरूर भड़क उठेगा, शिया बाइची ने ठंडे लहजे में कहा। वह बूढ़ा बेवकूफ, चाहे मैं उसे दिल से विनती करूं या उसे बहलाने की कोशिश करूं, वह मेरी मदद नहीं करेगा। समय की पूरी बर्बादी। शिया चानफेंग ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। शुरू से ही गुरुजी द्वारा तुम्हें अपने जाल में फंसाने की प्रयास सफल होने की संभावना नहीं थी। क्यों? शिया चानफेंग ने सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बगल में खड़े जख्मी आदमी ने आह भरी और कहा, क्योंकि राजकुमारी, आप में एक स्त्री का उचित स्वभाव नहीं है। शिया बाइची ने उस दागदार आदमी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, लेकिन वह बस उदासीनता से मुस्कुराया, मानो उसे इसकी बहुत आदत हो गई हो। उनके चले जाने के बाद लॉन चेन और बाकी लोगों की भी शराब पीने में रुचि खत्म हो गई। लॉन चेन को ऐसा लगा जैसे उसके पास समय कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचता गया, खतरा बढ़ता गया। एक बार पूरी सच्चाई सामने आ जाने पर अगर उसमें पर्याप्त शक्ति नहीं बची तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन असल में समय पर्याप्त नहीं था। उसे साधना के लिए हर पल का सदुपयोग करना था। शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि उसके जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकती थी। लेकिन चू याओ की स्थिति भी उन पर भारी पड़ रही थी। उन्हें समय रहते ही उसका मामला सुलझाना था। क्या आप लॉन चेन हैं? अचानक एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी रेस्तरां में आया और लॉन चेन का अभिवादन किया। अध्याय 32 हुआयुन मंडप का निमंत्रण। क्या आप लॉन चेन हैं? मैं ही हूँ। लॉन चेन चौंक गया, क्योंकि वह खुद भी इस व्यक्ति को नहीं पहचानता था। बहुत बढ़िया, मंडप प्रमुख के आदेशानुसार मैं आपको ये निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने प्रसन्नता व्यक्त की। युवक महोदय, आप शायद मुझे पहचान न पाए, लेकिन मैं हुआयुन मंडप का एक साधारण सेवक हूँ। मैं विशेष रूप से आपको हमारी वार्षिक नीलामी में आमंत्रित करने आया हूँ। अब जाकर लॉन चेन को बात समझ आई। उसे किसी तरह के व्यावसायिक काम में घसीटा जा रहा था। अटेंडेंट कहना तो उससे भी ज्यादा सही होगा कि वह एक सहायक कर्मचारी था। लॉन चेन को हुआयुन पवेलियन की अच्छी समझ थी। यह फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध नीलामी घर था और इसका अस्तित्व अत्यंत विशाल था। हालांकि इसकी तुलना किमियागर संघ से नहीं की जा सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। ये साहसी संघ का सबसे करीबी सहयोगी था। एडवेंचरस गिल्ड रंगीनत साहसी लोगों द्वारा गठित एक गठबंधन था, और हालांकि यह एक ढीली साझेदारी थी, इसमें कई सदस्य थे। साहसी लोग अपने जीवन का अधिकांश समय जंगल में यात्रा करते हुए बिताते थे, और यद्यपि यह एक अत्यंत खतरनाक पेशा था, इसके पुरस्कार भी उतने ही महान थे। यहाँ तरह तरह की विचित्र औषधीय जड़ी बूटियां और जादुई जानवरों के मूल तत्व पाए जा सकते थे, और अगर किसी की किस्मत वाकई बेमिसाल होती तो प्राचीन विरासत मिलना भी संभव था। साहसी लोग हुआयुन पवेलियन के साथ सहयोग करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ कीमतें बेहद उचित थीं। वहाँ अपनी कमाई बेचना उनके लिए सबसे सुरक्षित तरीका था। उनमें से कुछ स्वयं खतरे में नहीं पड़ते थे। वे दूसरों से सौदे करते थे या लूट के माल के लिए दूसरों को मार भी डालते थे। ये अत्यंत सामान्य घटनाएं थीं। कभी कभी शहर जंगल से भी अधिक भयावह होता था। इसलिए हुआयुन पवेलियन की वार्षिक नीलामी हमेशा असंख्य लोगों को आकर्षित करती थी। वे उस नीलामी के लिए साल भर में जमा किए गए सबसे दुर्लभ खजाने का चयन करते थे। लगभग हर नीलामी में वे ऊंची बोली देखकर प्रसन्न होते थे, इसलिए समय के साथ उनकी नीलामी का दायरा भी बढ़ता गया।
पिछले 2 वर्षों में नीलामी की गुणवत्ता में अविश्वसनीय रूप से सुधार हुआ था और उन्होंने नए नियम भी बना दिए थे। अब बिना निमंत्रण कार्ड के प्रवेश करना असंभव था और जिन लोगों को निमंत्रण पत्र मिल सका वे केवल अत्यंत उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोग थे। लॉन चेन ऐसा निमंत्रण पत्र पाने वाला पहला युवक था। ये बहुत अच्छी बात है भाई लॉन्ग, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी, शोहो ने कहा। हुआयुन पवेलियन में नीलामी के लिए रखी गई सभी वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ थी। हर एक वस्तु बेहद आकर्षक थी। नीलामी घर के विशेषज्ञ विज्ञापन और प्रलोभनों के चलते कीमत लगातार बेतहाशा बढ़ती ही जाती। बिना पैसे के आप केवल ईर्ष्या से ही देख सकते थे। क्या आपके पास नीलाम होने वाली वस्तुओं की सूची है? लॉन चेन ने पूछा। इस बेचारे के पास तो सिर्फ पहले 10 चीजों की सूची है। आप देख लीजिए, दुबले पतले आदमी ने क्षमा मांगते हुए कहा। इसके रहस्य को बनाए रखने के लिए नीलामी में बिकने वाली सबसे अच्छी चीजों को कभी भी लीक होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉन चेन ने उस सूची पर नजर डाली। स्टार फ्यूजन ग्रास को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दरअसल ये 1000 साल से भी अधिक पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास थी। सामान्य स्टार फ्यूजन घास की आयु हमेशा 10 से 100 वर्ष के बीच होती थी। 100 वर्ष से अधिक पुरानी घास दुर्लभ थी और 1000 वर्ष से अधिक पुरानी घास एक असाधारण रूप से मूल्यवान खजाना थी। दरअसल ऐसा खजाना सूची में सबसे पहला आइटम था। लॉन चेन को चौंकाते देख दुबला पतला आदमी प्रसन्न हो गया और बोला, एक औषधि प्रशिक्षु के रूप में आपके पास जो भी कीमती औषधियां हो आप हमें सौंप सकते हैं। यदि उनकी गुणवत्ता और दुर्लभता मानकों के अनुरूप हो तो हम उन्हें नीलामी में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 50% कमीशन लेंगे। 50%? हाँ, कितनी क्रूरता है। क्या तुम सच में 50% मांगने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इससे भी ज्यादा मांगने की हिम्मत करोगे? जैसे कि लॉन चेन के विचारों को भांपते हुए वह हंसा और बोला, जब तक आपके पास जो कुछ भी है वह काफी अच्छा है, तो हमारी पैकेजिंग और विज्ञापन के साथ साथ हमारे मुख्य नीलामीकर्ता के अलंकरण के बाद कीमत निश्चित रूप से आपकी कल्पना से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ये सुनकर लॉन चेन को थोड़ी राहत मिली, साथ ही उन्हें उनके व्यवसाय चलाने के तरीके पर थोड़ी प्रशंसा भी हुई। लॉन चेन को ये नहीं पता था कि इस आदमी का काम उतना आसान नहीं था जितना वह सोचता था। दुबले पतले आदमी की जगह पर बैठे लोगों को वार्षिक नीलामी में 3 लोगों को आमंत्रित करने का कोटा मिलता था, जिसका मतलब था कि उन्हें केवल 3 लोगों को ही आमंत्रित करने की अनुमति थी। चाहे वे लोग कुछ खरीद रहे हों या बेच रहे हों, जिसने उन्हें आमंत्रित किया था उसे एक निश्चित प्रतिशत मिलता था। वे जितना अधिक खरीदते या बेचते उस व्यक्ति को उतना ही अधिक पैसा मिलता। इसलिए आमंत्रित किए गए प्रत्येक व्यक्ति का चयन सावधानी पूर्वक किया जाता था। लेकिन इतने वर्षों के बाद पहले ही अधिक से अधिक धनी लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा, जिससे केवल कुछ ही लोग बचे। अब वे बस बचे खुचे लोगों में से ही चुन चुन कर खा रहे थे। ये दुबला पतला आदमी बहुत चतुर था, इसलिए जैसे ही उसे अपना कोटा मिला वो तुरंत लॉन चेन को आमंत्रित करने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे लोग पहले ही वहां न पहुंच जाएं। कोई और रास्ता नहीं था। लॉन चेन राजधानी में अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली और होनहार व्यक्ति थे। कृपया इस तुच्छ व्यक्ति के परिचय पत्र पर एक नजर डालिए। उसने लॉन चेन को एक छोटा सा कार्ड सौंप दिया। फू गुई 1। हाँ, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं धनवान बनूं, इसलिए उन्होंने मेरा ऐसा नाम रखा। दुबले पतले आदमी ने शर्मिंदा होकर समझाया। उनकी व्याख्या सुनकर लॉन चेन को थोड़ी सहानुभूति भी हुई। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, मुझे चीजें खरीदने में बहुत दिलचस्पी है। मेरे पास भी कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं नीलाम करना चाहता हूँ। ये कैसे होता है? फू गुई की आंखें चमक उठी। कोई भी खजाना सीधे हुआयुन मंडप में लाया जा सकता है। हम उसे लेने के लिए आपके दरवाजे तक भी जा सकते हैं। लॉन चेन ने सिर हिलाया। नीलामी में अब 1 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उसके पास अभी भी समय था। फू गुई से मिलने का समय तय करने के बाद लॉन चेन और बाकी सभी लोग रेस्टोरेंट से निकल गए। लॉन चेन, फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल 1 हफ्ते बाद है, तुम्हें जरूर आना होगा, शीफेंग ने उम्मीद से कहा। फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव था। राजधानी की पूरी अविवाहित आबादी इसमें भाग लेती थी। ये बेहद जीवंत उत्सव था और यह वह उत्सव था जिसका सभी युवा बेसब्री से इंतजार करते थे। विशेषकर वे अविवाहित पुरुष, उनमें से प्रत्येक बैल की तरह दृढ़ निश्चय के साथ किसी महिला का ध्यान आकर्षित करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। जहां तक महिलाओं की बात है, वे भी ये देखना चाहती थी कि क्या उन्हें कोई उपयुक्त पुरुष मिल सकता है। पुरुषों और महिलाओं का इस तरह एक साथ होना थोड़ा विवादास्पद था, लेकिन फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल के एक दिन के दौरान वे सभी वर्जनाएं हट गईं और दोनों लिंग के लोग अपनी इच्छानुसार जमकर एक साथ पार्टी कर सकते थे। इसलिए उनमें से कई लोगों ने इस त्योहार के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। और इसका सबसे मजेदार हिस्सा अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ योद्धा बनने की होड़ थी। उत्सव के दौरान हमेशा एक मार्शल स्टेज होता था। जब तक आप साधक थे और आपकी उम्र 20 वर्ष से कम थी, कोई भी उसमें भाग ले सकता था। प्रथम स्थान की प्रतियोगिता सबसे रोमांचक होती थी। एक बार वह खिताब मिल जाए तो फिर सादगी से रहना नामुमकिन हो जाता था। अनगिनत औरतें आपके पीछे फूल भेजती, इतनी कि आपको फूलों से भर देती। बस इसके बारे में सोचकर ही मर्दों के दिलों में आग लग जाती थी। शांत स्वभाव वाला शीफेंग भी जोश से भरा हुआ था और जैसा कि उम्मीद थी, मोटा यू और बाकी सब भी उत्साह से फूले नहीं समा रहे थे। भाई लॉन्ग, आपको जरूर आना होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, मोटी यू ने विनती की। तो फिर क्यों न हम में से कोई भी न जाए और हम कहीं जाकर ड्रिंक कर लें, लॉन चेन हंसते हुए बोला। नहीं मास्टर लॉन, हम 1 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। फैटी यू और बाकी लोग तुरंत नाराजगी जताने लगे। उनमें से कुछ घुटनों के बल बैठ गए और लॉन चेन के पैरों को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मान नहीं गया। लॉन चेन, अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। राजधानी में तुम हमारी पीढ़ी के सबसे मशहूर शख्स हो, तुम्हें नंबर 1 माना जाता है और अगर तुम नहीं जाओगे तो अनगिनत लोग निराश होंगे, शीफेंग ने समझाते हुए कहा। मुझे इतनी प्रसिद्धि कब मिल गई? लॉन चेन चौंक गया। तुम्हें नहीं पता, छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। वो दोहरी मार्शल आर्ट और औषधि साधना जो आकाश धरती को हिला देती है। वीर सभा भवन का क्रोधित देवता, जिसने अपने पंख फैलाकर फीनिक्स क्राई साम्राज्य से उड़ान भरी, जो 9 आकाशों पर घमंड से हंसता है, लॉन चेन। शीफेंग ने लॉन चेन को अजीब नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये कैसी स्थिति है? मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरे बारे में कविताएं लिखी गई हैं। लॉन चेन अवाक रह गया। ठीक है भाई लॉन्ग, आपके सभी भाई आपके साथ उत्सव का आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। शीफेंग बाकियों से अलग था। उसने लॉन चेन को शुरू से ही अपना भाई माना था, इसलिए उसे बाकियों की तरह ज्यादा शंकाएं रखने की जरूरत नहीं थी।
उफ, मैं चलता हूँ, लॉन चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। असल में उसने एक दिन और ट्रेनिंग करने की योजना बनाई थी। फैटी यू और बाकी सबने इस पर खुशी से जयकार की। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं का दृश्य हो। बाकियों से विदा लेने के बाद लॉन चेन जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। उसने रात का खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसके पास बहुत समय बर्बाद हो रहा था। उसे अपनी साधना शक्ति को तुरंत बढ़ाना था। हालांकि फेंगफू स्टार पहले से ही पूरी तरह से संघनित हो चुका था, लेकिन अब जब उसे एक डांटियन प्राप्त हो गया था तो वह तेजी से और अधिक चक्रवातों को संघनित करना चाहता था। उसके डांटियन में फिलहाल सिर्फ 3 चक्रवात थे। वह और चक्रवात बनाना चाहता था, लेकिन उसकी यादों में मौजूद 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट में ऐसा करने का कोई सुराग नहीं था। जब फेंगफू तारा संघनित हुआ था तब 3 चक्रवात एक साथ प्रकट हुए थे। यहाँ तक कि लॉन चेन को भी नहीं पता था कि ये कैसे हुआ था। अब लॉन चेन ने पाया कि जब वह अपने दांतियान का संचार करता था तो तीनों चक्रवात भी उसके साथ घूमने लगते थे। यह विधि केवल युद्ध के लिए अपने शरीर में निरंतर ऊर्जा भेजने के लिए थी, न कि साधना के लिए। फेंगफू स्टार की कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को चक्रवातों में प्रवाहित करने से वे तुरंत आकार में 10 गुना बढ़ गए और लॉन चेन की सांसें प्रत्याशा में तेज हो गईं। लेकिन ये भी युद्ध के लिए था, न कि उन्हें विकसित करने के लिए। लॉन चेन ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करके बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। हालांकि इस बार उन्होंने इसे अपने पूरे शरीर में नहीं फैलाया, बल्कि इसे अपने फेंगफू स्टार में एकत्रित कर लिया। लॉन चेन द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद फेंगफू तारा तेजी से घूमने लगा। ये तरीका है। लॉन चेन बेहद खुश था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से साधना के लिए अधिक और युद्ध के लिए कम लग रहा था। निरंतर ऊर्जा अवशोषित करने के अपने सर्वोत्तम प्रयास के कारण फेंगफू तारा धीरे धीरे अधिक चमकीला होता गया। अंत में ये एक धधकते सूर्य की तरह दिखाई देने लगा। धमाका! फेंगफू तारा कांप उठा और तुरंत ही उसकी चमक फीकी पड़ गई। उसी समय लॉन चेन के दांतियान के भीतर एक और चक्रवात प्रकट हुआ। हाँ, आखिरकार मुझे खेती जारी रखने का तरीका मिल ही गया। चौथे चक्रवात के बनने के साथ ही लॉन चेन ने पाया कि उसके शरीर के भीतर की नाड़ियां भी थोड़ी फैल गई थी और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और 5वें स्वर्ग स्तर पर हमला करना शुरू कर दिया। वन फू गुई का अर्थ है अमीर। जैसे कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता ने सचमुच आपका नाम रिच रखा है और यही आपका बिजनेस कार्ड है। अध्याय 33 फीनिक्स क्राई लालटेन महोत्सव। महल के भीतरी हिस्से में चौथे राजकुमार का अध्ययन कक्ष था। चौथा राजकुमार अपनी पलकें आधी बंद करके चुपचाप सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। मालिक, सीमा दमन अधिकारी मार्क्विस से कोई खबर नहीं आई है। सेना अभी भी उसी क्षेत्र में डटी हुई है और मालिक के पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है, सैवेज मार्क्विस ने आदरपूर्वक बताया। चौथे राजकुमार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें उदासी और निर्ममता की झलक थी। कितना लापरवाह और हठी बूढ़ा आदमी है। मैंने उसे इतना समय दिया, फिर भी वह मुझे किसी कमजोर की तरह समझता है। यह लॉन तियानशियाओ सचमुच महानता को नहीं जानता। इतने वर्षों बाद भी राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। सचमुच इतना घृणित है कि 1000 मौतों का पात्र है, क्रूर मार्क्विस ने निर्दयता से कहा। चौथे राजकुमार ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, मैं तुम्हारे और लॉन तियानशियाओ के बीच बीते समय के झगड़ों के बारे में जानता हूँ। अगर उसके उस मुके की वजह से ऐसा न हुआ होता तो तुम्हारे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने की पूरी संभावना थी। लेकिन लॉन तियानशियाओ की ताकत सिर्फ उसकी युद्ध कला में ही नहीं है, वरना मैं उसे इतना महत्वपूर्ण न समझता। दुर्भाग्य से वह बहुत सिद्धि है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूंकि वह मेरा साथी नहीं बन सकता तो उसे मरा हुआ ही रहने दो। ये सुनकर सैवेज मार्क्विस प्रसन्न हो उठा। मालिक, क्या आपके पास कोई योजना है? अभी उससे निपटने का समय नहीं है। हालांकि उसने वाकई मेरे वर्षों के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया है, इसलिए पहले उसके इकलौते बेटे को मार डालो। इसे उसके द्वारा ब्याज चुकाने के रूप में समझो। चौथे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। लॉन चेन, उसे कैसे मारा जाना चाहिए? सैवेज मार्क्विस ने कुछ हैरानी से पूछा। वर्तमान में लॉन चेन को रसायन शास्त्रियों के संघ के सदस्यों में गिना जाता था और अफवाहों के अनुसार वह ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के करीबी थे। यहाँ तक कि एक राजकुमार भी रसायन शास्त्रियों के संघ के दंड से नहीं बच सकता था। मैंने वह मामला पहले ही सुलझा लिया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप अपनी सेनाएं इकट्ठा कर लें। हम कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। ध्यान रहे कि किसी का ध्यान अनावश्यक रूप से आकर्षित न हो। चौथे राजकुमार ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। जी मालिक, चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जरा सा भी रिसाव न हो। सैवेज मार्क्विस ने जल्दी से वादा किया। उनकी वर्तमान शक्ति केवल रक्त संघनन स्तर की थी, इसलिए उनकी युद्ध क्षमता असाधारण नहीं थी। और ठीक इसी वजह से कि वे देखने में बहुत आकर्षक नहीं थे, चौथे राजकुमार ने उन्हें इतना उच्च पद दिया था। वह बेहद वफादार और समर्पित था और चीजों को संभालने में भी बहुत सावधानी बरतता था। उसने अपने पिता के लिए काम करते हुए इतने सालों में कभी कोई गलती नहीं की थी। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद चौथे राजकुमार ने अपनी अलमारियों पर रखी किताबों को देखा। काफी देर बाद उसने आह भरी। लॉन तियानशियाओ, क्या ये सब करने का कोई फायदा है? इतने सालों में मेरी इतनी ईमानदारी भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। अल्पविराम। धमाका! उसके शरीर के भीतर एक और धमाका हुआ और लॉन चेन की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, फिर भी उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। उसके दांतियन के भीतर 7 चक्रवात धीरे धीरे घूम रहे थे। लॉन चेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई। उसने पूरे 7 दिन केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताए और 4 स्तर ऊपर चढ़ गया। ऐसी गति किसी और को भी चौंका और भयभीत कर देती, फिर भी लॉन चेन इससे संतुष्ट नहीं था। शुरू में उसने सोचा था कि जैसे जैसे वह अधिक चक्रवात उत्पन्न करेगा, उसकी साधना की गति तेज होती जाएगी क्योंकि वह अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकेगा। लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि उसकी यह धारणा गलत थी। हर नए चक्रवात को संघनित करना पिछले चक्रवात से अधिक कठिन होता जा रहा था। आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही थी। चौथे चक्रवात को बनने में केवल 6 घंटे लगे थे, जबकि 7वें चक्रवात को बनने में पूरे 3 दिन लग गए। यह मूलतः इससे पहले आए तीनों चक्रवातों का योग था। लेकिन जब लॉन चेन ने देखा कि 7वें स्वर्ग स्तर पर पहुंचने के साथ ही उसकी नसें और भी मजबूत हो गई हैं, तो वह प्रसन्न हुआ। हालांकि वह अभी भी स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे उसे निराशा नहीं हुई, बल्कि इससे उसकी खुशी और बढ़ गई। इसका मतलब था कि स्प्लिट द हेवंस एक असाधारण रूप से शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उसके लिए किसी साधारण गोली के बदले इतना उच्च कोटि का युद्ध कौशल प्राप्त करना वाकई सार्थक था।
असल में उसकी योजना वहां वापस जाकर उस रक्त संघनन विशेषज्ञ को कुछ और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के बदले में अधिक औषधीय गोलियों की रिश्वत देने की थी। लेकिन अब जब चू याओ ने उसे ब्रेकिंग विंड फिस्ट और फ्लेम क्लाउड पाम दे दिए थे तो उसके पास पर्याप्त शक्ति थी। ये दोनों ही उच्च कोटि के नश्वर युद्ध कौशल थे। संभवतः युद्ध कौशल मंडप की केवल तीसरी मंजिल पर ही इस स्तर के युद्ध कौशल मौजूद होंगे। इस स्तर के युद्ध कौशल ऐसे थे जिन्हें सीखने की योग्यता उस रक्त संघनन रक्षक के पास भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप जितने अधिक युद्ध कौशल सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा। जब तक मार्शल आर्टिस्ट अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते वे आमतौर पर उनका उपयोग नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध कौशल में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग होता था। साधारण ऊर्जा संघनन साधक निम्न श्रेणी के नश्वर युद्ध कौशल का उपयोग केवल एक बार ही कर सकते थे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनकी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए अपर्याप्त होगी। इसलिए जब तक आप अपने दुश्मन को एक ही बार में हरा न दे कोई भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा युद्ध कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा उसे इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल आमतौर पर रक्त संघनन साधना करने वालों के लिए आरक्षित थे। केवल उन्हीं के पास इतनी भयावह कीमत चुकाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति थी। लेकिन जाहिर है लॉन चेन साधारण नहीं था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके फेंगफू स्टार में संग्रहित थी। लॉन चेन की गणना के अनुसार वह उच्च श्रेणी के नश्वर युद्ध कौशल का 7 बार उपयोग कर सकता था। लेकिन अगर वह अपनी फेंगफू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने 7 चक्रवातों में भेजकर अपनी अधिकतम शक्ति उत्पन्न करे तो वह केवल एक बार ही उच्च श्रेणी की नश्वर युद्ध कौशल का उपयोग कर पाएगा। वह स्वयं को मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश करके भी दूसरी बार इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। फिलहाल लॉन चेन अभी भी दूसरा तारा उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। 9 तारा प्रधान शरीर कला के अनुसार पहले तारे के वास्तविक तारा बनने के बाद ही दूसरा तारा उत्पन्न किया जा सकता था। लेकिन लॉन चेन को अभी भी यह नहीं पता था कि अपने तारे को सच्चा तारा कैसे बनाया जाए। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी यादों में मौजूद 9 तारा रूपांतरण क्या थे। 9 तारा हेगेमोन बॉडी आर्ट के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए वह वास्तव में और भी अधिक उलझन में पड़ रहा था। इसलिए फिलहाल वह केवल और अधिक चक्रवात बनाना जारी रख सकता था। युवा स्वामी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाओ एर की स्पष्ट आवाज बाहर से आई। प्रवेश करना। बाओ एर अपने हाथों में कपड़ों का एक सेट लिए हुए अंदर आई। वह हंसते हुए बोली, युवा स्वामी, आज फीनिक्स ट्राई लालटेन महोत्सव है। श्रीमती लॉन्ग ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। उसने उसे ठीक से बिठाया और उसका चेहरा धोकर उसके बाल संवारे। लॉन चेन हंसते हुए बोला, क्या ये वाकई इतना जरूरी है? हाँ, मैडम ने पहले ही कह दिया है कि छोटे मालिक अब 16 साल के हो गए हैं और शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने मुझे आपको ठीक से कपड़े पहनाने को कहा है। अगर किसी परिवार की सुंदर बेटी आपको देख ले, हाँ, आप समझ ही गए होंगे। बाओ एर हंसी। बिल्कुल नहीं, क्या मेरी माँ को सच में लगता है कि यह इतना जरूरी है? लॉन चेन अवाक रह गई। फेटी यू और बाकी सब 17 साल के थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। बेशक ये बहुत जरूरी है। मुझे अपने पोते पोतियों की चिंता है। श्रीमती लॉन्ग अंदर आई और लॉन चेन को देखा। मेंची के मामले को धीरे धीरे निपटाया जा सकता है और इसे दीर्घकालिक लक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन आपको अल्पकालिक लक्ष्य भी रखने होंगे। इसे बीमा कहते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक उपयुक्त युवती खोजें और मेंची के साथ साथ बच्चे भी पैदा करें। क्या? लॉन चेन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या एक पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियां और रखेले रखना आम बात है? क्या मेन क्यूई को पहली पत्नी के रूप में रखना ठीक नहीं है? श्रीमती लॉन्ग ने ऐसे कहा मानो यही होना चाहिए। क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में आप मेंची को इसके बारे में मत बताना। जब आप दोनों करीब आ जाओगे तो वह अपने आप मान जाएगी। लॉन चेन ने पलकें झपकाईं। क्या ये भी ठीक था? माँ, पिताजी ने इतने सालों में हमसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। क्या उनकी बाहर भी पत्नियां और रखेले हैं? इतनी बकवास मत करो। लेकिन तुम्हारे पिता के लिए कुछ अतिरिक्त पत्नियां या रखेले रखना बिल्कुल ठीक होगा, उसने डांटते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध और शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था माँ। चिंता मत करो, अगर लालटेन उत्सव के दौरान कोई अच्छी लड़की मिली तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां ले आऊंगा। अपनी माँ को नाखुश देखकर उसने मजाक किया। छी, तुम खुद को क्या समझते हो जो कुछ घर ला रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी माँ के सामने नकली मुस्कान मत दिखाना। तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी होगी, समझे? उसने गंभीरता से चेतावनी दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, लॉन चेन ने वादा किया। मन ही मन उसे यह ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। खुद को ठीक से तैयार करने के बाद लॉन चेन ने नीले रंग का चोला पहना। ये बिल्कुल सही नाप का था और इसे पहनने के बाद वह बिल्कुल एक नए इंसान की तरह लग रहा था। तलवार जैसी नुकीली भौहें और सेहतमंद चेहरा। हालांकि वह बेहद खूबसूरत नहीं था, फिर भी बाओ एर लगातार उसकी प्रशंसा करती रहती थी। हाँ, चिंता मत करो मैडम, हमारे युवा स्वामी का विरोध कितनी महिलाएं कर सकती हैं। अरे, उसकी इतनी तारीफ मत करो। श्रीमती लॉन्ग ने भले ही ये कहा, लेकिन मन ही मन खुश थी। अपने सुंदर बेटे को देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। ठीक है, अब समय हो गया है, जाओ। श्रीमती लॉन्ग ने लॉन चेन को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। माँ, सूरज अभी भी बहुत ऊपर है, अंधेरा होने में अभी काफी समय लगेगा। लॉन चेन ने असहाय होकर पश्चिम की ओर डूबते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। शरारती बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि जल्दी तैयारी करने का क्या मतलब होता है। पहले अच्छी जगह ढूंढो, तभी तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ेगी। जल्दी करो, जाओ। ये कहकर उसने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। लॉन चेन ने आंखें घुमाई। ऐसा तो था नहीं कि वह कोई दुकान खोलकर कारोबार शुरू करने जा रहा था। उसे पहले अच्छी जगह पर कब्जा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन चूंकि उसे पहले ही निकाल दिया गया था, इसलिए वह चला गया। उसने देखा कि अनगिनत लोग अपने घरों के सामने लालटेन लटकाते हुए चहल पहल कर रहे थे। लॉन चेन को देखकर एक युवक ने मजाक में कहा, भाई, तुम सच में जल्दी आ गए हो। तुम्हें क्या पता, जो जल्दी उठता है उसे ही फायदा होता है। लॉन चेन ने पलटवार किया। हाँ, सही कहा, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं अब कपड़े बदल लेता हूँ। ये कहकर वह व्यक्ति दौड़कर अपने घर में वापस चला गया। क्या बच्चा है, अभी 13 साल का ही है, फिर भी लड़कियों के साथ खेलना चाहता है। उसके होंठ फड़कने लगे। आजकल के बच्चे वाकई बहुत जल्दी परिपक्व हो रहे थे। उसने भी बहुत जल्दी अपनी समलैंगिकता का खुलासा कर दिया था, और जब दूसरों ने देखा कि उसने इतनी जल्दी अपनी समलैंगिकता का खुलासा कर दिया है, तो रास्ते में लोगों ने उस पर और भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह शर्मिंदा होने के लिए काफी जल्दी पहुंच गया था, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था।
और यूं ही बैठे रहना भी उबाऊ होता। जैसे ही वह आगे क्या करना है इस बारे में दुविधा में था, तभी एक लगभग ठोस जानलेवा आभा ने उस पर हमला कर दिया। हवा का एक झोंका सीधे लॉन चेन की पीठ की ओर बढ़ा। तेजी से मुड़ते हुए लॉन चेन की मुट्ठी ने किसी तरह एक छुपकर हमला करने वाले के मुंह को रोक लिया। जब वे टकराए तो तेज हवाएं चलने लगी और लॉन चेन कई कदम पीछे हट गया। सिर उठाकर उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी उस पर एक और मुक्का मार रहा है। उस आदमी में बहुत ताकत थी और उसके हर बार से हवा सीटी बजा रही थी। लॉन चेन ने ठंडी सांस ली। मौके की परवाह न करते हुए उसने उस व्यक्ति के पैरों के बीच लात मारी। उस व्यक्ति का युद्ध का अनुभव बहुत समृद्ध था और उसने तुरंत अपना मुक्का रोक दिया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। उसके पैर ने लॉन चेन के हमले को रोक दिया। उसे रोकने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा निकली। एक मौके ने अंतरिक्ष को चीरते हुए लॉन चेन के पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह से काट दिए। लॉन चेन की आंखों में ठंडक छा गई। जैसे ही वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने वाला था उसे अचानक कुछ सूझा। बैल की आत्मा! लॉन चेन चिल्लाया और उनके मुंह की टकरा गए। वह दर्जनों कदम दूर जा गिरा। उसका खून उग्र रूप से बहने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति लॉन चेन को हवा में उछालने के बाद हमला जारी रखने वाला था, तभी उसने अचानक मुड़कर देखा कि लोगों की परछाइयां उनकी ओर आ रही हैं। हम बच्चे, अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पीले पड़े चेहरे वाले लॉन चेन को देखकर उसने ठंडे स्वर में कहा। वह लॉन चेन की आंखों के सामने से चौंका देने वाली गति से गायब हो गया। उसके जाने के बाद लॉन चेन का पीला पड़ा चेहरा एक बार फिर से सामान्य गुलाबी रंग में लौट आया। बेवकूफ, क्या तुम मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो? लॉन चेन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। जिस दिशा से वह व्यक्ति गया था उसको देखते हुए उसके मन में एक विचार आया। लगता है आज रात उतनी उबाऊ नहीं होगी। अध्याय 34 लालटेन महोत्सव का प्रारंभ। अभी अभी हुए उस अचानक हमले के दौरान लॉन चेन को अपने प्रतिद्वंदी के असली इरादे का एहसास हो गया था। हालांकि वह उसे जान से मारने की कोशिश करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह महज एक दिखावा था। कौन सा हत्यारा हमला करने से पहले ही अपने इरादे का खुलासा कर देगा? कोई भी असली हत्यारा इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। और उस व्यक्ति का वास्तव में किसी को जान से मारने का इरादा नहीं था, केवल एक घातक आभा थी। हालांकि उसका हर हमला शक्तिशाली था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ये किसी हत्यारे की शैली से बिल्कुल अलग था। इसलिए आखिरी क्षण में लॉन चेन ने जानबूझकर हार मान ली और खुद को हवा में उड़ने दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को छुपाया और घायल होने का नाटक किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह हत्यारा तुरंत चला गया। क्या उन्हें लगा कि वह बेवकूफ है? जो लोग आ रहे थे वे तो बस आम लोग थे जिन्हें वह जाने से पहले आसानी से मार सकता था। लेकिन हत्यारे ने चौंकने का नाटक किया और तेजी से पीछे हट गया। लॉन चेन ने इस घटिया अभिनय पर तिरस्कार पूर्वक नाक सिकुड़ी। वह जानता था कि जो व्यक्ति अत्यधिक अभिमानी था और खुद को अचूक समझता था, उसका दर्जा निश्चित रूप से ऊंचा होना चाहिए। हालांकि लॉन चेन को यह नहीं पता था कि उसकी जांच क्यों की गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि आगे की जांच जरूर होगी, वरना ये सब व्यर्थ हो जाता। भाई लॉन, तुम सच में जल्दी आ गए हो? हाँ हाँ। जब वह इस बारे में सोच रहा था, तभी वह सार्वजनिक चौक में चला गया और शॉ हो ने उत्साह से उसे पुकारा। ये चौक कई मील चौड़ा था और दर्जनों मीटर ऊंचे अनगिनत लालटेन लगाए गए थे। लेकिन चूंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें जलाया नहीं गया था। चौक में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर तरह के निर्माण कार्य पूरे किए जा रहे थे। हालांकि वे जल नहीं रहे थे, फिर भी असंख्य प्रकार के लालटेन एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। मैदान में चारों ओर लड़के लड़कियां मौजूद थे और खेलने लगे थे। बातचीत की आवाज हवा में गूंज रही थी और बीच बीच में घंटी जैसी हंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन उनमें से कुछ हंसी सुनना बेहद अप्रिय था। कौन जानता था कि वो कर्कश हंसी हमेशा से ऐसी ही थी या किसी खास मौके की वजह से थी, लेकिन उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़े मौज मस्ती कर रही थी और साथ ही साथ चुपके से पुरुषों को देख रही थी। हालांकि लगभग पतझड़ का मौसम आ चुका था, लेकिन चौक में बसंत ऋतु की ताजगी का एहसास हो रहा था। कुछ पुरुष सचमुच लॉन चेन की मां की सलाह मानकर ऊंची जगह चुन चुके थे। उनमें से कुछ ऊंची चट्टानों पर थे, कुछ पुलों पर और अपने हाथों से सामने पंखा लहराते हुए नखरे दिखा रहे थे। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया और उन्हें अवाक कर दिया, वह थी कि उनमें से कुछ मुर्गे की तरह व्यवहार कर रहे थे और हद से ज्यादा अश्लील थे। शो हो, क्या ये वही पौराणिक फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल है जिसमें सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं हैं? लॉन चेन को अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं हो रहा था। आह भाई लॉन, हम जल्दी आ गए हैं। सचमुच खूबसूरत महिलाएं अभी आई ही नहीं है। इतनी जल्दी तो सिर्फ आत्मविश्वास की कमी वाले लोग ही आते हैं, उसने अजीब तरह से समझाया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वह अपनी बात से पलट गया। लेकिन भाई लॉन तो बिल्कुल अपवाद है। लॉन चेन वाकई समय से पहले आ गया था। उसने इसका सारा दोष अपनी मां पर डाला और रोने का मन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, वैसे वैसे और भी लोग आने लगे। ये नए प्रतिभागी निश्चित रूप से उन लोगों से कहीं बेहतर थे जो पहले ही आ चुके थे। कम से कम उनकी हंसी इतनी डरावनी तो नहीं थी। संख्या और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से ये काफी अच्छा था। हाँ हाँ भाई लॉन, तुम सच में आ गए। शी-फैंग अभी अभी पहुंचा था और उसने कोने में छिपे हुए लॉन चेन और शो हो को तुरंत देख लिया। हाँ हाँ भाई लॉन, आज तो आप वाकई बहुत शानदार लग रहे हैं। फैटी यू और अन्य लोग भी एक एक करके आए और लॉन चेन का अभिवादन किया। मोटी यू, तुम भी बुरे नहीं हो। तुमने काफी वजन कम कर लिया है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था कि तुम कैसे कहीं घुस जाते थे, शो हो ने मजाक में कहा। सब लोग हंस पड़े। जैसे जैसे वे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, वैसे वैसे और भी लोग आते गए और प्लाजा पूरी तरह से भर गया। भीड़ में मौजूद सभी युवा छोटे छोटे समूहों में चुपचाप बातें कर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें इधर उधर घूम रही थी, किसी लक्ष्य की तलाश में। लॉन चेन, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। लालटेन उत्सव शुरू होने का समय लगभग हो गया है, शी-फैंग ने कहा। फैटी यू और बाकी लोग पहले से ही थोड़ा दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन चूंकि लॉन चेन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वे धैर्यपूर्वक उसके बगल में इंतजार करते रहे। दरअसल लॉन चेन भीड़ में जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन असभ्य न दिखने के लिए उसने फिर भी लोगों की विशाल भीड़ में प्रवेश करने का फैसला किया। लॉन चेन के समूह के प्रवेश करते ही उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसका एक कारण ये था कि वे प्रवेश करने वाले अंतिम समूहों में से एक थे, लेकिन लोगों का ये समूह भी बहुत खास था। लंबे छोटे मोटे पतले, हर किसी की पसंद के लिए कोई न कोई मौजूद था। अरे ये कौन है? कितना सुंदर है, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? एक महिला ने तुरंत आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। लॉन चेन दिखने में बेशक बुरा नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसे देखकर दंग रह जाएं। लेकिन किसी फूल की सुंदरता तो देखने वाले की नजर में ही तय होती है।
मोटे ताजे यू, शहो और अन्य लोगों के अलावा सांवले चेहरे वाला शीफेंग भी सामान्य से कहीं अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। तुम्हें नहीं पता, ये लॉन चेन है, बॉर्डर सेपरेशन मार्क्वेस का लॉन चेन। हे भगवान, ये तो लॉन चेन है, वही लॉन चेन जिन्हें राजधानी में युवा पीढ़ी का नंबर 1 माना जाता है। मैंने सुना है कि वह एक औषधि प्रशिक्षु भी है और शायद ग्रैंड मास्टर यून क्यूई का पहला शिष्य भी बन सकता है। उसके बारे में अफवाहें चारों ओर फैल गईं और कई महिलाएं चोरी छिपे उसकी ओर देखने लगीं। कुछ साहसी महिलाओं ने तो उसका नाम लेकर चिल्लाना भी शुरू कर दिया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। लॉन चेन ने पहले कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी, और चाहे उसका चेहरा कितना भी भावहीन क्यों न हो, वह सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकता था। भाई शी, तुम आगे जाओ। फैटी यू और होजी वन, तुम लोग भी थोड़ा और आगे आ जाओ। लॉन चेन सीधे सीधे अपने दोस्तों के पीछे छिप गया और चलते समय अपना सिर नीचे झुकाए रखा। इससे उसे काफी हद तक राहत मिली। कुछ देर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने के बाद वे एक विशाल मार्शल आर्ट अखाड़े में पहुंचे जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। लॉन चेन, यह मार्शल अखाड़ा फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ युवा योद्धा को खोजने के लिए है। क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? शी फैंग मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, मुझे करतब दिखाने वाला बंदर बनना पसंद नहीं है। लॉन चेन ने सिर हिलाया। हे, तो मुझे राहत मिली, शी फैंग हंसते हुए बोला। लॉन चेन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि शी फैंग वास्तव में उस उपाधि के पीछे पड़ा हुआ था। शुभकामनाएं। लॉन चेन ने मुट्ठी आगे बढ़ाई। शी फैंग ने उससे मुट्ठी मिलाई और कहा, चिंता मत करो, जब तक ये तुम नहीं हो तब तक मैं ठीक रहूंगा। अरे, तुम दोनों बदतमीजी कर रहे हो, हमारी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हो। चलो दोस्तों, हम अपने समय का फायदा उठाकर मौज मस्ती करेंगे। शोहो ने चिल्लाते हुए बाकी समूह को खींच लिया। थोड़ी देर बाद यहीं फिर मिलना याद रखना, शी फैंग ने चिल्लाकर जवाब दिया। उन दोनों को ये भी नहीं पता था कि उनकी आवाज सुनी जा रही है या नहीं। बाकी लोग भीड़ में तेजी से गायब हो गए, हर कोई किसी न किसी को निशाना बना रहा था। शी फैंग, तुम्हारी साधना शक्ति कैसी है? आसपास किसी को न देखकर लॉन चेन ने चुपचाप उससे पूछा। रक्त संघनन के प्रथम स्वर्ग चरण का शिखर, कुछ ही समय में मैं दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, शी फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंचने का कारण लॉन चेन की मदद थी। रक्त संघनन के क्षेत्र में जितनी जल्दी प्रवेश किया जाता है, भविष्य में साधना के लिए उतना ही अधिक लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति 30 के बाद ही रक्त संघनन के स्तर तक पहुंचने में सफल होता है, तो संभवतः वह व्यक्ति रक्त संघनन के पहले स्वर्ग चरण से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। फिलहाल शी फैंग की उम्र 18 वर्ष भी नहीं थी, लेकिन वह रक्त संघनन ब्लड कंडेंसेशन स्तर तक पहुंच चुका था। भविष्य में उसके टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन स्तर तक पहुंचने की संभावना 30% से अधिक थी। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन का स्तर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली प्राणियों का स्तर था। पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में ऐसे केवल 3 ही प्राणी थे। लॉन चेन ने सिर हिलाया। इतनी तेज गति से शी फैंग की मेहनत का पता चलता था, लेकिन जब उसने शी फैंग के दांतियान की जांच की तो पाया कि उसकी आत्मा की जड़ केवल औसत दर्जे की थी। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन का स्तर ही शायद उसकी मार्शल कला की सीमा थी। इससे आगे बढ़ने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। बाद में मैं आपको एक ऐसी नींव स्थापित करने वाली गोली को परिष्कृत करने में मदद करूंगा जो आपकी नींव को स्थिर करेगी। आपके काम के प्रति आपके सकारात्मक रवैये के साथ आप 30 वर्ष की आयु से पहले ही टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, लॉन चेन ने कहा। क्या पिछली बार आपने जो गोली मुझे दी थी, वह सचमुच आपने खुद बनाई थी? शी फैंग इस प्रस्ताव से खुश तो हुआ, लेकिन उसे थोड़ा संदेह भी हुआ। दिलचस्प, अगर मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया तो क्या मैंने इसे चुराया? लॉन चेन थोड़ा चिढ़ गया। नहीं, लेकिन हमने पहले सोचा था कि यह आपको ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने दिया था, शी फैंग ने हल्के से कहा। आखिरकार लॉन चेन पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गया था। वह एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति से जो साधना नहीं कर सकता था, एक औषधि शिष्य बन गया था। वे अब भी इससे हैरान थे और इसलिए उन्होंने कुछ सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए। हालांकि लॉन चेन अब उसे जो बता रहा था उसका मतलब यह था कि उसने इसे स्वयं परिष्कृत किया था। अभी तुम्हारी नींव बुरी नहीं है, पर उतनी मजबूत भी नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि प्रारंभिक ची संघनन स्तर पर तुमने साधना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में की। इससे तुम्हारी नींव में कुछ कमियां रह गईं, जो भविष्य में टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बाधा बनेंगी। मैं तुम्हारे लिए जो नींव स्थापना की गोली तैयार करूंगा, वह इन सभी कमियों को तो ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे तुम्हें टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के स्तर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, लॉन चेन ने कहा। भाई लॉन, मैं शिष्टाचारवश एक शब्द भी नहीं कहूंगा। भविष्य में यदि भाई को कभी आवश्यकता हो तो बस मुझे बता देना, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित होगा, शी फैंग ने गंभीर स्वर में शपथ ली। भाइयों के बीच ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। अरे, ये क्या है? लॉन चेन ने अचानक दूर से कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए एक दर्जन पहरेदारों को आते देखा। उनके हाथों में कुछ विशाल वस्तुएं थीं, लेकिन वह उनका आकार नहीं देख सका। ये राजकुमारियों की लालटेन है। राजपरिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए राजकुमारियां त्योहार के दौरान अपने हाथों से एक एक लालटेन बनाएंगी, शी फैंग ने समझाया। राजकुमारियां, तो फिर उसे उन्हें अच्छी तरह से देखना ही था। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि चुयाओ की राजकुमारी कौन सी है। जहां तक उन पहरेदारों की बात है, वे सभी एक विशाल पर्दे के पीछे चल रहे थे, जो भीड़ और मार्शल आर्ट के मंच दोनों की ओर था। उत्सव अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को इसे समय से पहले देखने की अनुमति नहीं दी गई। और भी अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात होने लगे और उन्होंने परिसर को पूरी तरह से घेर लिया। उन गार्डों की गतिविधियों में दिलचस्पी लेते हुए जो युवा लोग इधर उधर मस्ती कर रहे थे, वे भी धीरे धीरे उस ओर खिसकने लगे। वह इलाका देखते ही देखते पूरी तरह से भर गया। एक महिला जो समय पर पहुंचकर अच्छी जगह नहीं पा सकी थी, उसने एक आदमी को देखकर अपनी आंखें मटका दी, जिसके बाद उस आदमी ने तुरंत उसके लिए अपनी जगह छोड़ दी। उन आदमियों की तो बात ही छोड़ी, वे तो बस दूर से ही देखते रह गए। यहाँ तक कि मोटे यू और बाकी लोग भी दूर से ही देखते रह गए। आखिर उन्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए किसने कहा था? मंच और विशाल पर्दे के पास की सारी जगहें पहले ही भर चुकी थी, इसलिए उन्हें बस दूर खड़े रहना पड़ा। जब सभी लोग बैठ गए तो एक फीनिक्स रथ प्रकट हुआ और एक चीख सुनाई दी, जिससे सभी पहरेदार घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। महारानी की गाड़ी आ गई है। वन शो को उसके दोस्त होउजी कहते हैं। होउजी का मतलब बंदर होता है, जो उस पर जचता है क्योंकि वह बहुत दुबला है। अध्याय 35 चिंगारियां उड़ती हैं। घोषणा के बाद 8 महिलाएं शालीनता से आगे आईं और एक महिला को फीनिक्स रथ से नीचे उतारने में मदद की। जब वह महिला नीचे उतरी तो हर एक व्यक्ति घुटने टेककर सम्मानपूर्वक बोला, प्रधान महारानी जी, आपको नमस्कार। लेकिन लॉन चेन घुटने टेकने वाले लोगों में शामिल नहीं था। यह उसकी अकड़ या साधना शक्ति के कारण नहीं था।
साम्राज्य की परंपराओं के अनुसार रक्त संघनन स्तर से ऊपर के साधकों को राजकुमारों के समक्ष घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि महारानी के मामले में साधना स्तर मायने नहीं रखता था। साम्राज्य के किसी भी नागरिक को उनके समक्ष घुटने टेकने पड़ते थे। इस प्रथा को नजरअंदाज करने की छूट उसे इसलिए मिली क्योंकि वह एक औषधि निर्माता का प्रशिक्षु था। एक रसायनज्ञ होने के नाते उसके पास घुटने न टेकने का विकल्प था। इसके अलावा वह लोगों की भारी भीड़ के बीच बैठा था, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। स्वीकृत। महारानी ने इन लोगों पर बस एक नजर डाली और फिर उदासीनता से अपना हाथ उठा लिया। तभी धीरे धीरे सब लोग उठ खड़े हुए। लॉन चेन ने उस महिला का बारीकी से निरीक्षण किया जिसके पास फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सारी शक्ति थी। वह देखने में लगभग 37 या 38 वर्ष की लगती थी, लेकिन कहा जाता था कि उनकी वास्तविक आयु 50 वर्ष से अधिक थी। महारानी कहलाने के बावजूद वह सम्राट की सगी मां नहीं, बल्कि युवराज की वास्तविक मां थी। सम्राट के लंबे समय तक एकांतवास में रहने के कारण कुलपतियों ने अंततः ये निर्णय लिया कि उन्हें महारानी कहना अब उचित नहीं रह गया था। युवराज अब वयस्क हो चुके थे, इसलिए अगले वर्ष उनका सिंहासन पर आसीन होना तय था। इसलिए उनकी उपाधि महारानी से बदलकर महारानी विधवा हो गई थी। 1 महिलाओं के समर्थन से वह धीरे धीरे बीच वाली सीट की ओर चली और बैठ गई। सातों राजकुमार भी एक एक करके बाहर आए और महारानी के बगल में बैठ गए। लॉन चेन ने पहली बार सभी राजकुमारों को एक साथ देखा था। उसने एक एक करके उन सभी को देखा। उसने युवराज को पहले भी देखा था और 7वें राजकुमार को भी पहचान लिया था। वर्तमान 7वें राजकुमार का व्यवहार अब काफी सुधर गया था और वह पहले की तरह शरारत करने की हिम्मत नहीं करता था। लॉन चेन को अंततः वह मिल गया जिसमें उसकी सबसे अधिक रुचि थी, चौथा राजकुमार। ये कहना अनावश्यक था कि चौथा राजकुमार बेहद सुंदर था। उसके चेहरे पर हमेशा एक विनम्र मुस्कान रहती थी जो बेहद मैत्रीपूर्ण और प्रभावशाली थी। अपने आसपास के वातावरण पर नजर डालते हुए लॉन चेन ने देखा कि कई युवतियां पहले से ही इस सुंदर राजकुमार पर मोहित हो चुकी थीं। लॉन चेन ने अन्य राजकुमारों की ओर सिर हिलाया। हालांकि वे सभी बहुत ही भव्य थे, लेकिन उनकी आंखों में दिख रहा अहंकार छिपा नहीं रह सका। स्वाभाविक रूप से इस समय उनके मन में चुयाओ का ख्याल आया। इन राजकुमारों में से कितने ऐसे थे जिन्होंने मुखौटा नहीं पहना था, या अधिक सटीक कहें तो क्या उन सभी ने मुखौटा पहना हुआ था? और उन्होंने कुल कितने मुखौटे पहने हुए थे? उसके होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। राजशाही के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, भ्रष्ट होने पर उनसे निपटना उतना ही कठिन होगा। बेहतर होगा कि उन्हें कुछ युद्धों का नेतृत्व करने दिया जाए और उन्हें अपनी प्रजा के साथ साथ थोड़ा कष्ट सहने का मौका दिया जाए। लॉन चेन उन लोगों को तुच्छ समझता था जो बिना खून बहाए चुपके से दूसरों को मार डालते थे। अगर उनकी ऐसी मंशा थी तो वे साधना के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान क्यों नहीं देते थे? ग्रैंड मास्टर युन क्यूई आ गए हैं। लॉन चेन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ग्रैंड मास्टर युन क्यूई वास्तव में कुर्सियों के पास प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही हलचल मच गई। ये पहली बार था जब ग्रैंड मास्टर युन क्यूई जैसा कोई व्यक्ति फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल में आया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर युन क्यूई वहां पहुंचे, महारानी तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। महाराज को नमस्कार। ये बूढ़ा आदमी महारानी से इस तरह के शिष्टाचार का हकदार नहीं है। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने भी सम्मानपूर्वक आधा सिर झुकाया। दोनों के एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद ग्रैंड मास्टर युन क्यूई बैठ गए। उनकी कुर्सी महारानी के ठीक बगल में और बिल्कुल समान ऊंचाई पर थी, जो उनके उच्च पद को दर्शाती थी। उसकी निगाहें भीड़ में चारों ओर घूमी और जब उसने लॉन चेन को कोने में लगभग छिपा हुआ देखा तो उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी इस हल्की सी हरकत ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। युनची की नजर का पीछा करते हुए उन्होंने तुरंत लॉन चेन को ढूंढ लिया। लगता है अफवाहें सच हैं। लॉन चेन को वाकई ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने पहचान लिया है। हो सकता है कि वह पहले ही उनका शिष्य बन चुका हो। कुछ लोग आह भरे बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पल पहले लॉन चेन को एक निकम्मा और अपमानित व्यक्ति माना जाता था, लेकिन अब ग्रैंड मास्टर युन क्यूई की मान्यता से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह वास्तव में एक अत्यंत सम्मानित औषधि शिष्य बन गया था। ग्रैंड मास्टर युनची को अपनी ओर सिर हिलाते देख लॉन चेन ने गुस्से में अपशब्द कहे। जैसा कि उसने सोचा था, सभी ने तुरंत उसकी ओर देखा। वह सबकी नजरों का केंद्र बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब शांत रहने का समय नहीं था। लॉन चेन उठ खड़ा हुआ और ग्रैंड मास्टर युन क्यूई को प्रणाम किया। ये देखकर महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इतने वर्षों बाद ग्रैंड मास्टर का दिल आखिरकार पिघल गया है। क्या आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? भीड़ एकदम शांत हो गई। ऐसी अफवाह थी कि ग्रैंड मास्टर युन क्यूई बेहद अभिमानी थे और अपने जीवन में कभी किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। सभी उत्सुक थे कि वे क्या जवाब देंगे। इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है। मैं सचमुच आशा करता हूं कि वह मेरा शिष्य बने, ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने हल्के स्वर में उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, फिर भी उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। वे इतने अभिमानी व्यक्ति थे कि उन्हें किसी की प्रशंसा करते हुए शायद ही कभी सुना गया था। उनके लिए लॉन चेन को इतना सम्मान देना, आखिर लॉन चेन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। लोगों के मन में अनगिनत सिद्धांत उभर आए। चौथे राजकुमार ने कहा, मुझे लगता है कि लॉन चेन एक बेहद प्रतिभाशाली रसायनज्ञ है, वरना एक साधारण औषधि प्रशिक्षु इस तरह आपकी निगाहों में नहीं आ पाता। युन क्यूई ने चौथे राजकुमार की ओर देखकर हंसते हुए कहा, प्रतिभाशाली रसायनज्ञ होना तो बस एक हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ता। चौथे राजकुमार की दृढ़ता भी बहुत प्रशंसनीय है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं ग्रैंड मास्टर। इसके बाद चौथे राजकुमार ने बोलना बंद कर दिया। लॉन चेन की तीव्र इंद्रियों ने गौर किया कि उनके चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया था। क्या ये ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के इशारे की वजह से था? लॉन चेन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ग्रैंड मास्टर वे कांग, राजकुमार चानफेंग और राजकुमारी बैची आ गए हैं। इस घोषणा के बाद जिया चानफेंग, जिया बाइची और एक 40 वर्षीय दुबला पतला दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसने औषधि विशेषज्ञ का चोला पहना हुआ था बाहर निकल आए। उसके वस्त्र के पेट के ऊपरी भाग पर एक सुंदर औषधि पाठ सिला हुआ था। पाठ पर 3 रेखाएं थी जो उसे औषधि विशेषज्ञ के रूप में दर्शाती थी। लॉन चेन के पास भी इसी तरह का एक कीमियागर का वस्त्र था, लेकिन उसके वस्त्र की गुणवत्ता बहुत घटिया थी और उसके कड़ाहे पर केवल एक ही रेखा थी। एक पंक्ति का अर्थ था औषधि प्रशिक्षु, 2 पंक्तियों का अर्थ था औषधि विशेषज्ञ और 3 पंक्तियों का अर्थ था औषधि गुरु। लॉन चेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह यहाँ क्यों प्रकट हुआ? युन क्यूई, इतने सालों तक तुम्हें न देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे तुम काफी बूढ़े हो गए हो, वे कैंग ने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा चौक एकदम शांत हो गया। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई को फीनिक्स क्राई साम्राज्य में बहुत सम्मान प्राप्त था और कोई भी उनसे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करता था।
वे कान, क्या तुमने अंततः ग्रैंड शिया को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम मर रहे हो और दुनिया को और अधिक देखना चाहते हो? ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने उत्तर दिया, अगर मैं मर भी रहा होता तो भी मेरी पत्नी के मरने से बेहतर होता, और इन सालों में मेरी पत्नियों की संख्या भी बढ़ गई है। वे कान हंसा, जानबूझकर था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जिया बाईची ने वे कान की बांह पकड़ ली और अपने शरीर को उससे सटा लिया। जब लॉन चेन ने देखा कि जिया बाईची ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे यून क्यूई द्वारा दिखाई गई तस्वीर में महिला ने पहने थे, तो उसकी निगाहें गुस्से से भर गईं। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था तो ये बूढ़ा भूत संभवतः यून क्यूई का दुश्मन था और शायद उसकी पत्नी की मौत भी उससे संबंधित थी। वह स्पष्ट रूप से ग्रैंड मास्टर युनची पर हमला कर रहा था और जिया बाईची को एक धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। लॉन चेन के भीतर क्रोध भड़क उठा। हालांकि उनका ग्रैंड मास्टर युनची से ज्यादा संपर्क नहीं था, फिर भी वे जानते थे कि वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो दूसरों के प्रति खुले और ईमानदार थे। वे एक सम्माननीय वरिष्ठ थे और उनके खिलाफ इस तरह की साजिश रचने पर उन्होंने आवेश में आकर निम्नलिखित शब्द कहे, तुम तो बस एक मरती हुई बूढ़ी लकड़ी हो। उस दिन का ध्यान रखना जब तुम सेक्स के दौरान गिर पड़ो। चौक में पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए लॉन चेन की आवाज हर किसी के कानों में साफ सुनाई दी। सभी लोग हैरानी से लॉन चेन की ओर देखने लगे। अरे उद्दंड किसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महान गुरु के साथ इतनी बदतमीजी करने की? जिया बाईची ने गुस्से से लॉन चेन को घूर कर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वासना में डूबे एक बूढ़े व्यभिचारी के प्रति असभ्य होने की परवाह है? लॉन चेन ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। लॉन चेन के इशारे को समझते हुए भीड़ ने जिया बाईची की ओर देखा। वे कान का हाथ पहले से ही उसके सीने पर था। उसने झट से हाथ झटक दिया और लॉन चेन को घूर कर देखा। उसने गुस्से से लॉन चेन की ओर इशारा किया, लेकिन हकलाते हुए कुछ बोल नहीं पाई। क्या तुम्हारे फीनिक्स फ्राई के सभी कुलीन पुत्रों की परवरिश इतनी ही खराब हुई है? वे कान ने ठंडे लहजे में कहा। महारानी के कुछ कहने से पहले ही युन क्यूई ने उदासीनता से कहा, लॉन चेन पहले से ही मेरे रसायन शास्त्री संघ का एक औषधि प्रशिक्षु है। क्या तुमने वो बूढ़ी कमीने सुना? ये लॉर्ड गिल्ड का सदस्य है। लेकिन तुम हो क्या? लॉन चेन ने कहा। बेवकूफ, ग्रैंड मास्टर वे कांग हमारे ग्रैंड शिया के रसायन शास्त्री संघ के अध्यक्ष हैं। शिया बाईची ने क्रोधित होकर जवाब दिया। ओह, तो वह यहाँ का नहीं था। अच्छा हुआ, मैं इस बारे में भ्रमित था। हमारी फीनिक्स फ्राई भूमि इतनी उपजाऊ है, यहाँ से ऐसा बदतमीज बूढ़ा आवारा आ ही नहीं सकता। लॉन चेन ने राहत की सांस ली। उसके इस वाक्य को सुनकर सब हंसना चाहते थे, लेकिन हंस नहीं पा रहे थे और अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहे थे, इसलिए समझदार लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए। कुछ लोग समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और मुंह ढकने से पहले दबी हुई हंसी हंसने लगे, लेकिन यह वे कान के लिए खुलकर हंसने से भी ज्यादा शर्मनाक था। चौक का माहौल बेहद असहज हो गया। सबसे बुरी हालत नीचे खड़े लोगों की नहीं, बल्कि राजकुमारों की थी। वे किसी को ठेस पहुंचाने के डर से हंस नहीं सकते थे और उनके पास छिपने की भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए अपनी हंसी को दबाने की उनकी कोशिशें सबसे मुश्किल थी। खांसी, आज छुट्टी है, इसलिए ग्रैंड मास्टर वे कान कृपया ऊपर आकर बैठिए। उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। महारानी के लिए भी स्थिति कठिन थी। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। ठीक है, वे कान ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने युन क्यूई पर ठंडी नजर डाली और धीरे धीरे अपनी जगह पर चला गया। बैठते ही उसने लॉन चेन पर बर्फीली निगाहें दौड़ा दी। क्या ये बूढ़ा आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहा था? लॉन चेन ने उसकी ओर मुट्ठी बढ़ाई और बीच वाली उंगली ऊपर उठा दी। उसकी इस हरकत को देखकर सब चौंक गए। वे कान का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया और उसके भीतर से हत्या का भाव उमड़ पड़ा। महारानी ने ये देखा और तुरंत चिल्लाई, उत्सव शुरू होने दीजिए। एक मधुर घंटी बजी। प्रतीक्षा कर रहे लोगों ने लालटेन जलाना शुरू कर दिया, जिससे चौक दिन के उजाले की तरह ही रोशन हो गया। मंच के ऊपर विशालकाय लालटेनों की एक कतार दिखाई दी। वन जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दे कि महारानी विधवा किसी मृत सम्राट की पत्नी या सम्राट की माता होती हैं। तकनीकी रूप से चून की सम्राट की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वे एकांतवास में हैं, इसलिए वे अभी भी महारानी ही कहलाती हैं। लेकिन इतने लंबे समय के बाद कुलपतियों ने निर्णय लिया कि सम्राट की स्थायी एकांतवास में होने के कारण वे महारानी नहीं रह सकती और उन्हें महारानी विधवा की उपाधि दे दी गई। अध्याय 36 राजकुमारी का हृदय। विशाल लालटेन 8 पंखुड़ियों का प्रतीक थी। 8 युवतियों ने उन्हें सावधानीपूर्वक सहारा दिया और जब 8 पंखुड़ियां आपस में लिपट गईं, तो उन्होंने एक विशाल कमल का रूप धारण कर लिया। अचानक कमल खिल उठा और फूल का केंद्र थोड़ा सा हिल गया। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि केंद्र में एक सुंदर स्त्री विराजमान है। उसके प्रकट होते ही पूरी भीड़ ने जय जयकार की। वह फीनिक्स फ्राई साम्राज्य की पहली राजकुमारी थी। लॉन चेन को लगा कि वह वाकई बहुत अच्छी और प्रशंसा के योग्य है। हाथ उठाते ही कविता की 2 पंक्तियां प्रकट हुई। ऊपर वाली पंक्ति, आकाश फीनिक्स की गर्जना की रक्षा करे। नीचे वाली पंक्ति, राष्ट्र समृद्ध हो, उसके लोग शांति में रहें। पूरा समूह जय जयकार करने लगा। लॉन चेन हल्की सी मुस्कुराई। एक राष्ट्र की राजकुमारी होना भी काफी दुखद होता है। यह ऐसा है जैसे पूरी जिंदगी एक जार में बंद झींगुर की तरह गुजारनी पड़े। वह दिन रात छुपकर लड़ने का जीवन था, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए वह भी अंततः उसी तरह के जीवन में पहुंच गया था। यदि आप दूसरों को दबाते नहीं, तो आप स्वयं कुचले जाते। आपसे ऊपर वालों द्वारा कुचला जाना एक स्वाभाविक घटना थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे आपको कुचलकर मार डालते। चाहे इसका संबंध शत्रुता, सही गलत आदि से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यह संघर्ष मनुष्य के स्वभाव का सबसे आदिम रूप था। जब लॉन चेन इस बात पर आहें भर रहा था, तभी दूसरी राजकुमारी प्रकट हुई। अपनी अन्यमनस्कता के कारण वह उसे देख नहीं पाया, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अगली चीज चू याओ की लालटेन थी। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखी, कहीं कोई भी चीज छूट न जाए। सबसे पहले कुछ आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया, जिसके साथ ही लोगों ने जयकारे भी लगाए। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय ड्रैगन पतंग हवा में सीटी बजाती हुई उड़ गई। उसी समय विशालकाय अजगर के बगल में खूबसूरत पंखों वाला एक रंगीन फीनिक्स पक्षी था। उसके पंखों से सुनहरा पाउडर गिर रहा था, मानो सचमुच कोई फीनिक्स पक्षी धरती पर उतर आया हो। वाह, कितना सुंदर है। बिखरते हुए पाउडर के साथ ड्रैगन और फीनिक्स चमक उठे, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो हर कोई किंवदंतियों की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। वे धीरे धीरे धरती पर उतरे। अजगर के मुंह से सफेद रोशनी का एक विशाल गोला निकला जो फट गया और उससे रोशनी की लकीरें उड़ने लगी। उन रिबनों के बीच से प्राचीन पोशाक में सजी एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे प्रकट हुई, सुडौल और आरामदेह, एक ऐसी सुंदरता जिसे देखकर आपका मन करता था कि आप उसे देखते ही रह जाएं। तीसरी राजकुमारी के प्रकट होते ही पूरा जनसमूह जय जयकार करने लगा। कई युवकों ने तीसरी राजकुमारी की सुंदरता के बारे में पहले ही सुना था।
उनकी सुंदरता ऐसी थी कि किसी साम्राज्य का पतन हो सकता था। आज आखिरकार उन्हें साक्षात देखने का अवसर मिला और एक क्षण के लिए चारों ओर केवल उन्मादी चीखें ही सुनाई दे रही थी। उसे देखकर लॉन चेन भी एक पल के लिए अवाक रह गया। लॉन चेन ने उसे पहली बार इतने खूबसूरत कपड़ों में देखा था। उसकी निगाहें भीड़ पर घूम रही थी। अचानक लॉन चेन को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक छोटी सी गेंद उछाली जो धीरे धीरे उसकी ओर उड़ गई। लॉन चेन ने गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पाया कि गेंद पर एक छोटा सा टैग लगा हुआ था। पूरा राजमहल एकदम शांत हो गया। सब लोग लॉन चेन को घूरने लगे। महारानी भी चौंक गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे भयावह चेहरा ग्रैंड शिया की शिया चानफेन का था। हालांकि उन्होंने सहज और स्वाभाविक दिखने की कोशिश की, लेकिन उनके अनियंत्रित गुस्से ने उनका चेहरा हरा कर दिया था। महारानी ने चू याओ का विवाह जिया चानफेन से करने का पहले ही निर्णय ले लिया था, लेकिन आज उनके द्वारा प्रदर्शित ड्रैगन और फीनिक्स का स्पष्ट महत्व था। इसके अलावा वह गेंद सीधे लॉन चेन की ओर फेंकी गई थी। 1 सामान्यतः गेंद का कोई विशेष महत्व नहीं होता था, लेकिन लालटेन के प्रदर्शन के साथ यह बात बदल गई। ये ठीक उसी तरह की प्रथा थी जैसे प्राचीन काल में युवतियां अपने पति को चुनने के लिए कड़ाई की हुई गेंदें फेंकती थीं। खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद जिया चानफेंग अपने शरीर को कांपने और नसों के फड़कने से नहीं रोक सका। चेन फेंक, इसे सहन करो। वेई कान ने जिया चानफेंग पर नजर डाली। चिंता मत कीजिए ग्रैंड मास्टर, चानफेंग खुद को संभाल लेगा। जिया चानफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी इतनी कांप रही थी कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। शिया चानफेंग इस समय सबसे ज्यादा यही चाहती थी कि लॉन चेन मर जाए। लॉन चेन को भी सबकी अजीब निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उपस्थित लोगों में से ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बाकी सभी के चेहरे या तो जटिल भावों से भरे थे या ईर्ष्या से भरे। लॉन चेन ने चू याओ और उसकी खूबसूरत शांत मुस्कान को देखा। चू याओ ने उसके हाथ में मौजूद गेंद की ओर इशारा किया। लॉन चेन को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक आतिशबाजी थी, इसलिए उसने इसका टैग खींचा और इसे आसमान में बहुत ऊपर फेंक दिया। एक शानदार रोशनी से पूरा चौक जगमगा उठा। जब रोशनी की किरणें फीकी पड़ी तो आकाश में 2 वाक्य दिखाई दिए। ड्रैगन चारों महासागरों को पार करता है, फीनिक्स 9 लोकों में उड़ता है। शिया चानफेंग खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाया और अंततः उसने अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली को तोड़ दिया। लॉन चेन, अगर मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में नहीं तोड़ूंगा तो मैं शिया चानफेंग नहीं कहलाऊंगा। और चू याओ, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा, कमीनी। चू याओ के इस कृत्य ने उसे इतना अपमानित किया कि मानो उसने उसे बेरहमी से थप्पड़ मार दिया हो। महारानी का चेहरा भी बेहद बिगड़ा हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू याओ इतनी साहसी होगी और सार्वजनिक रूप से किसी पुरुष के प्रति स्नेह व्यक्त करेगी। दूर खड़ी चू याओ को देखकर लॉन चेन भी अवाक रह गया। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। जब उसने लॉन चेन को देखा तो उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, जिससे लॉन चेन को भी उसके लिए पीड़ा महसूस हुई। अब वह किस बात से निराश थी? क्या मृत्यु का सामना करने से पहले यह उसकी अपनी भावनाओं को आखिरी बार व्यक्त करने का तरीका था? चू याओ के मुस्कुराते चेहरे पर आंसू देखकर लॉन चेन का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह अचानक खड़ा हुआ और दहाड़ा, खून के सागर हमें रोक दे, लेकिन हम अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन और फीनिक्स दोनों बुढ़ापे तक जिएंगे। लॉन चेन की क्रोध भरी दहाड़ हर किसी के कानों में गूंज उठी। उसकी दहाड़ में अविश्वसनीय रूप से दृढ़ संकल्प था, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करती। चू याओ कांप उठी। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, वह तो बस अपनी मृत्यु से पहले एक बार अपने सच्चे दिल की बात कहना चाहती थी ताकि लॉन चेन उसके दिल को समझ सके। लेकिन क्या लॉन चेन की प्रतिक्रिया उसे खुद ही उसके पतन की ओर नहीं ले जा रही थी? वह उसे चोट पहुंचाने के लिए आहत और पश्चातापी दोनों थी। तीसरी राजकुमारी थक गई हैं, आइए और उन्हें मंच से उतरने में मदद कीजिए। महारानी ने यथासंभव अपने क्रोध को काबू में रखने की कोशिश की। 5 अंगरक्षक आए और जैसे ही वे चू याओ को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, तभी ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने कहा, महारानी, ये ठीक नहीं है। युवाओं में भावनाएं होना अच्छी बात है। आइए, चू याओ, इस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठिए। महारानी के चेहरे के भाव बदल गए। किसने सोचा होगा कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई, जिन्होंने कभी सांसारिक मामलों में भाग नहीं लिया था, वास्तव में शाही मामलों में शामिल हो जाएंगे। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई की बातें सुनकर चू याओ प्रसन्न हुई। शायद वह उसे उसके विनाश से नहीं बचा सके, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह लॉन चेन की रक्षा करने में सक्षम है। ये सोचते हुए वह उनके सामने घुटने टेकने के लिए झुकी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ग्रैंडमास्टर यूनची ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कोमल शक्ति ने उसे वापस ऊपर खींच लिया। बच्ची, इस शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, उसने चू याओ को अपनी ओर खींचकर बैठने को कहा। लेकिन दूसरों की नजरों में अजीब बात यह थी कि उससे घोर मतभेद होने के बावजूद वे कान बिना कुछ कहे बस ठंडे भाव से देखता रहता था। महारानी मन ही मन बहुत क्रोधित थी, लेकिन वे इतनी छोटी सी बात पर यूनची को नाराज नहीं करना चाहती थी। रसायन शास्त्रियों के संघ के समर्थन के बिना शाही परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शीघ्र ही बिखर जाएगा। इसलिए उन्हें संयम बरतना पड़ा। लेकिन महारानी होने के नाते उनकी सोच और योजनाएं गहन थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर उत्सव जारी रहने दीजिए। शी फैंग आखिरकार लॉन चेन के बगल में खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेते हुए वह हंसा, लगता है अब मेरे लिए मंच पर जाने का समय आ गया है। पिछले वर्षों में राजकुमारियों के लालटेन जलते ही शीर्ष कनिष्ठ योद्धा बनने के लिए कुलीन पुत्रों के बीच युद्ध शुरू हो जाता था। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, महारानी जी। ये बूढ़ा व्यक्ति आपके लालटेन उत्सव में शामिल होने के लिए ग्रैंड शिया से इतनी दूर चलकर आया है और मैं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूँ, वे कान ने जल्दी से कहा। ओह, ग्रैंड मास्टर का कार्यक्रम देखना वाकई शानदार होगा। महारानी डोवेजर एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराई। यह मेरी शिष्या है, जो इस साल सिर्फ 17 साल की है, लेकिन वह पहले से ही एक सिद्ध और अनुभवी दवा प्रशिक्षक है। वे कैन ने विशेष रूप से सिद्ध और अनुभवी शब्द पर जोर दिया। स्वाभाविक रूप से सभी ने लॉन चेन की ओर देखा। जो भी मूर्ख नहीं था, वह समझ गया होगा, वह अप्रत्यक्ष रूप से लॉन चेन पर नकली होने का आरोप लगा रहा था। अधिकांश लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लॉन चेन को औषधि प्रशिक्षु का दर्जा कैसे मिला था। कई लोगों को उसकी वास्तविक क्षमता पर संदेह था। लॉन चेन ने इससे पहले केवल एक बार ही दूसरों के सामने औषधियां बनाई थी, लेकिन वह घटना गिल्ड के भीतर ही हुई थी, इसलिए बाहरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अधिकांश लोगों का मानना था कि लॉन चेन ने किसी तरह चुपके से प्रवेश कर लिया था और रसायन शास्त्र में उसके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं था।
लंबे समय से अपंग होने की उनकी पुरानी स्थिति और हाल ही में उनकी तेजी से हुई प्रगति को देखते हुए कई लोगों को संदेह था कि उनके पीछे किसी प्रकार का शक्तिशाली समर्थन हो सकता है और वह समर्थन संभवतः ग्रैंडमास्टर युन क्यूई का ही था। लेकिन ग्रैंडमास्टर युन क्यूई चाहे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वे महज 2 महीनों में एक अपंग को औषधि विशेषज्ञ कैसे बना सकते थे। ये सुनकर लॉन चेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। युन क्यूई ने भी कुछ नहीं कहा। वेई कान ने आगे कहा, आज आइए मेरे शिष्य को ये दिखाने दे कि एक रसायनज्ञ कैसे शोधन करता है। वीर ने जयकारे लगाए। रसायन शास्त्रियों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उपस्थित अधिकांश लोगों ने गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। वे इस पेशे के प्रति बहुत सम्मान और जिज्ञासा से भरे हुए थे। गोली बनने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से देखना उनके लिए निश्चित रूप से एक शानदार अवसर था। लेकिन असल में ये और भी मजेदार हो सकता है। बाईची मेरे दादा जिया के रसायन शास्त्री संघ का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फीनिक्स क्राई रसायन शास्त्री संघ में उसी पीढ़ी का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ जुड़ना चाहेगा। वेई कांग ने ग्रैंडमास्टर युन क्यूई की ओर देखा। वह तुम्हारी शिष्या है, लेकिन लॉन चेन मेरी शिष्या नहीं है, इसलिए तुम्हारी यह छोटी सी छिपी हुई चुनौती कोई मायने नहीं रखती, युन क्यूई ने उदासीनता से कहा। लॉन चेन का दिल कांप उठा। क्या युन क्यूई द्वारा उसे शिष्य के रूप में स्वीकार न करने का कारण वेई कांग से संबंधित था? ये तो बस एक तरह का मनोरंजन है, इससे यहाँ का माहौल भी जीवंत हो जाएगा, इसलिए ये बेकार नहीं है। इसके बाद वेई कैन ने एक पारदर्शी बोतल निकाली जिसमें वास्तव में अंगूठे के आकार की एक लौ थी जो लगातार जल रही थी। यह शक्तिशाली ज्वाला द्वितीय श्रेणी के जादुई जीव ज्वाला तेंदुए से आती है। जो भी जीतेगा उसे ये ज्वाला प्रदान की जाएगी। शिया बाईची ने भी उस राक्षसी ज्वाला की ओर लालसा भरी निगाहों से देखा। दरअसल वह इसे लंबे समय से पाना चाहती थी, लेकिन वेई कान ने हमेशा उसे देने से इनकार कर दिया था। उस भयानक ज्वाला ने लॉन चेन के लिए एक बेहद बड़ा प्रलोभन भी पैदा किया। तो बच्चे, क्या तुम ऊपर आकर खेलना चाहते हो? कई लोग मन ही मन इस बात पर सिर हिला रहे थे कि यह उकसावा कितना स्पष्ट था। वेई कान का व्यवहार एक ग्रैंडमास्टर के रूप में उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं था। जैसा कि उन्हें शक था, लॉन चेन वेई कान को तिरस्कार भरी मुस्कान से देख रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने फिर भी एक शब्द बोल दिया। अच्छा, फैटी यू और बाकी लोग हौंफने लगे। भाई लॉन्ग, आप क्या कर रहे हैं? सबकी अजीब निगाहों के सामने लॉन चेन मंच पर चढ़े और जिया बाईची से बोले, तुमने अपने गुरु की बात सुनी, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं? लॉन चेन के नाम में लॉन का अर्थ ड्रैगन है। चेन का अर्थ धूल है, अक्सर नश्वर दुनिया की धूल के संदर्भ में अध्याय 37 गोली युद्ध। तुमने अपने गुरु की बात सुन ली, तो अब मुझे तुम्हारे साथ कैसे खेलना चाहिए? उसके शब्दों से सब लोग दंग रह गए। फैटी यू, शॉ हो और बाकी सब लोगों के जबड़े नीचे गिर पड़े। अरे यार, भाई लॉन्ग सच में भाई लॉन्ग है। उसका एक ही वाक्य पूरी भीड़ को चुप करा सकता है। शिया बाईची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखें उस पर खंजर की तरह घूर रही थी। अगर नजरें मार सकती तो लॉन चेन अब तक चूर चूर हो चुका होता। ग्रैंडमास्टर युनची का चेहरा अजीब सा था और उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सुकून मिला। लॉन चेन वास्तव में उनके गुस्से को शांत करने में उनकी मदद कर रहा था। क्या बुरे लोगों को दंड मिलना यही होता है? ये बदमाश। चू याओ का चेहरा एकदम लाल हो गया था। ये लॉन चेन तो हद ही पार कर चुका था। शिया बाईची को गुस्से से कांपते देख उसे चिंता होने लगी कि बाद में शोध करने की ऊर्जा बचेगी भी या नहीं। बच्चे, क्या तुम्हें इतना बदतमीज होना जरूरी है? बूढ़े ने तुम्हें यहाँ सिर्फ एक छोटी सी प्रतियोगिता के लिए बुलाया है, वेई कान ने गुस्से से कहा। उसका मन कर रहा था कि वह इस नौजवान को एक जोरदार थप्पड़ मार दे। मैं रुक जाता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो क्या मुझे वो मिलेगा? लॉन चेन ने वेई कान के हाथ में रखी बोतल की ओर इशारा करते हुए कहा, मानो वह थोड़ा असमंजस में हो कि उसे भाग लेना चाहिए या नहीं। हम, जाहिर है इस बूढ़े आदमी की बातें सच हैं। मैं इस वादे से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, वेई कान ने चिढ़कर कहा। शिया बाईची ने आखिरकार खुद को शांत किया। दांत पीसते हुए उसने गुस्से से कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। अगर तुम हार गए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने 3 बार घुटने टेककर प्रणाम करो, फिर मेरे पास रेंगते हुए आओ और मेरे पैरों को चाटकर साफ करो। शिया बाईची की आवाज सुनकर सब चौंक गए। उसके गुस्से भरे शब्दों से सबको शक हुआ कि उन दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वेई कान का यहाँ आना महज एक संयोग नहीं था। जाहिर है उसका मकसद लॉन चेन और ग्रैंडमास्टर युन क्यूई को निशाना बनाना था। शिया बाईची की शर्तें बेहद ही दुर्भावनापूर्ण थी। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात स्वीकार नहीं करेगा। वेई कान ने स्वयं कहा था कि जिया बाईची उनकी शिष्या थी, इसलिए उसकी औषधि कला निश्चित रूप से चौंकाने वाली होगी। लेकिन लॉन चेन की औषधि बनाने की कला ऐसी थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। उसकी औषधियों को वास्तव में परिष्कृत करने की क्षमता पर अभी भी संदेह था। अगर उसे दवाएं बनाना आता भी था तो भी वह ग्रैंडमास्टर युनची को कितने समय से जानता था? 2 महीनों में वह कितना कुछ सीख सकता था? उसके लिए सही ज्ञान भी हासिल करना असंभव था। चू याओ का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। हालांकि वह लॉन चेन को ज्यादा समय से नहीं जानती थी, फिर भी वह समझ सकती थी कि लॉन चेन का स्वाभिमान उसकी रग रग में समाया हुआ था। मृत्यु में भी वह इस तरह का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। लॉन चेन, चूंकि तुम मेरे शिष्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, युन क्यूई ने उसे चेतावनी दी। वह इस बात को लेकर भलीभांति आश्वस्त था कि लॉन चेन को अभी तक उसकी विरासत प्राप्त नहीं हुई है। मुझे पता है ये एक जाल है, लेकिन लालच बहुत ज्यादा है। लॉन चेन हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर विरोधाभास के भाव साफ झलक रहे थे। फैटी यू और बाकी लोग लगभग खून की उल्टी करने वाले थे। भाई लॉन्ग, अगर आपको पता है कि यह एक जाल है तो आप इसे स्वीकार क्यों कर रहे हैं? सबके चेहरे के हाव भाव अजीब थे। क्या लॉन चेन सचमुच बेवकूफ था या वह सिर्फ बेवकूफी का नाटक कर रहा था? उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। लॉन चेन की स्वीकृति देखकर जिया बाईची ने उपहास किया और वेई कान की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ठीक है, आपकी क्या हालत है? अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं उसे दुल्हन के रूप में नहीं लेना चाहता। तुम्हारे साथ उसके संबंधों को देखते हुए मुझे बीमारी लगने का डर है, लॉन चेन ने कहा। लॉन चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिया बाईची का गुस्सा फूट पड़ा था। उसके पहले के सुंदर चेहरे पर अचानक एक भयानक भाव आ गया था। लॉन चेन, वेई कान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। उसके माथे की नसें फूल गई। अब तक शांत रहने के बावजूद वह गुस्से से कांपने लगा। बुजुर्ग, कहीं आपके सिर में खून का थक्का तो नहीं जम गया? लॉन चेन ने चिंता से पूछा। वेई कान एक ऐसा राक्षस था जो न जाने कितने वर्षों से जीवित था। उसका संयम लॉन चेन की उम्मीदों से कहीं अधिक था और उसने वास्तव में जल्दी से अपनी क्रोध को एक झटके में दबा लिया।
इस गोली की लड़ाई का फैसला रक्त संक्षारक गोली से होगा। औषधीय सामग्री आपको स्वयं तैयार करनी होगी और आप अधिकतम 3 खुराक ले सकते हैं। हम 15 मिनट में शुरू करेंगे। नियम बताने के बाद वह अपनी सीट पर लौट आया। उसे लॉन्ग चेन से थोड़ा डर लगने लगा था। उस कमीने की लोगों को गुस्सा दिलाने की क्षमता वाकई बेमिसाल थी। उसे डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और गुस्से में आकर उसे मार न डाले। शिया बाईची की औषधीय सामग्री वेई कांत द्वारा पहले ही तैयार कर ली गई थी। लॉन्ग चेन के पास केवल ग्रैंडमास्टर युनची का ही सहारा था। इस बार वेई कांत शिया बाईची का इस्तेमाल लॉन्ग चेन और युनची दोनों को अपमानित करने के लिए कर रहा था। युनची निश्चित रूप से चुपचाप ये सब नहीं देख सकता था। गुरुजी, क्या आप कृपया मुझे औषधीय सामग्री उधार दे सकते हैं? लॉन्ग चेन ने अपने हाथ फैलाए। लॉन्ग चेन, तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना होगा, ग्रैंडमास्टर युनक्यूई ने गंभीरता से चेतावनी दी। ग्रैंडमास्टर, मैंने ये सब अपने लिए किया है, चिंता मत कीजिए, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, लॉन्ग चेन ने कहा। ठीक है। हालांकि लॉन्ग चेन का दृढ़ निश्चय देखकर उन्हें कुछ चिंताएं थी, फिर भी उन्होंने बस सिर हिला दिया। उन्होंने एक औषधि प्रशिक्षु को औषधि सामग्री लाने के लिए वापस संघ भेजा। रक्त संघनन की गोली द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली थी। रक्त संघनन विशेषज्ञों के लिए यह एक बहुमूल्य गोली थी, जिसकी मदद से वे निम्न स्तर की समस्याओं को भी पार कर सकते थे, और यह बहुत महंगी थी। इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियां विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी। इसकी सबसे महंगी मुख्य सामग्री ब्लड स्पिरिट फ्रूट थी। गोली की गुणवत्ता काफी हद तक रक्त आत्मा फल के शुद्धिकरण पर निर्भर थी। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां थीं और इसका शुद्धिकरण कठिन था। अगर लौ का तापमान जरा सा भी बढ़ जाता तो ये तुरंत जलकर राख हो जाती। लेकिन अगर लौ पर्याप्त तेज न हो तो अशुद्धियां अलग नहीं हो पाती, जिसका गोली की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता था। ये कहा जा सकता है कि रक्त संघनन गोली को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन था, यहाँ तक कि दूसरी श्रेणी की गोलियों में भी। इसके अलावा भीड़ के सामने सुधार करना और भी मुश्किल था। हालांकि औषधीय तत्वों के 3 से 3 अवसरों की तरह लग रहे थे, फिर भी ब्लड कंडेंसिंग पिल जैसी गोली के लिए, जिसकी विफलता दर इतनी अधिक थी, ये बेहद जोखिम भरा था। दोनों पक्षों ने बहुत जल्दी अपनी तैयारी पूरी कर ली। मार्शल आर्ट के अखाड़े के ऊपर 2 छोटे अभ्यास मंच बनाए गए थे। अभ्यास करते समय पूरी भीड़ दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकेगी। मुकाबला शुरू होने दीजिए। आप दोनों को 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे बाद जिसने भी बेहतर गुणवत्ता वाली रक्त संघनन गोली तैयार की होगी, वही विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही लॉन्ग चेन और जिया बाईची दोनों अपने अपने मंच पर गए और उन पर अपनी औषधीय सामग्रियां रख दी। लॉन्ग चेन ने अचानक पलकें झपकाई। उसकी गोली के ऊपर एक बहुत ही आकर्षक गोल मटोल फल रखा हुआ था, एक रक्त आत्मा फल जो 100 साल से भी अधिक पुराना है। लॉन्ग चेन चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि जिया बाईची सचमुच पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके 2 ब्लड स्पिरिट फ्रूट केवल 30 वर्ष पुराने थे और उसके पास जो सबसे अच्छा उपलब्ध था वह केवल 50 वर्ष पुराना था। हम पहले ही कहा जा चुका है कि औषधीय सामग्री तुम खुद तैयार करोगे। इसके लिए सिर्फ तुम्हारी गिल्ड ही जिम्मेदार है, वो भी इतनी गरीब। जब जिया बाईची ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। ग्रैंडमास्टर युनक्यूई का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। इतने वर्षों के बाद भी तुम अब भी ये कपटपूर्ण तरीके अपनाते हो। ग्रैंडमास्टर युनची के शब्द किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं थे, मानो वे स्वयं से ही बात कर रहे हों। लेकिन वे कांग ने फिर भी ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला कुछ भी नहीं, मुझे तो बस अंतिम परिणाम से मतलब है। लापरवाही तो तुम लोगों की थी, अब किसे दोष दें? ग्रैंड मास्टर, क्या उन्होंने सामग्री के साथ छेड़छाड़ की है? हालांकि चू याओ ब्लड स्पिरिट फ्रूट की उम्र नहीं बता सकती थी, फिर भी उसने उनकी बातचीत से कुछ सुराग पकड़ लिए। युनक्यूई ने सिर हिलाया। उनके रक्त आत्मा फल 300 साल से अधिक पुराने हैं। उनसे प्राप्त सार अत्यंत शुद्ध होगा, जिससे निरूपित गोली की गुणवत्ता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो क्या ये लॉन्ग चेन के लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है? चू याओ ने चिंता से पूछा। परिष्करण शुरू होने से पहले ही उनके प्रतिद्वंद्वी उनसे आगे निकल चुके थे। चू याओ चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। ग्रैंडमास्टर युनक्यूई ने आह भरते हुए कहा, यह मेरी गलती है, मैंने वेई कान की सहनशीलता को कम आंका। एक पल के लिए पूरी भीड़ बेचैन हो गई। ग्रैंडमास्टर युनक्यूई के शब्द शांत नहीं थे और आसपास के सभी लोगों ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। लेकिन ग्रैंडमास्टर वेई कान भी गलत नहीं थे। सामग्री तो उन्होंने खुद ही जुटाई थी, इसलिए गलती उनकी ही थी। क्या आपको लगता है कि भाई लॉन ठीक हो जाएंगे? शो हो ने चिंता से पूछा। क्या मजाक है? तुम्हें क्या लगता है भाई लॉन कौन है? बस देखते रहो। फैटी यू वास्तव में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लॉन चेन ने देखा कि जिया बाईची पहले से ही अपनी तैयारी में व्यस्त थी। हालांकि वह बस वही खड़ा था, न तो अपनी सामग्री तैयार कर रहा था और न ही कड़ाही को गर्म कर रहा था। क्या तुमने हार मान ली? बस मेरे पैर की उंगलियां चाटने का इंतजार करो। लॉन चेन को पूरी तरह स्थिर देखकर उसने सोचा कि लॉन चेन डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने अपना हाथ उठाया और एक हल्की पीली लौ प्रकट हुई। हालांकि व्यक्तित्व के पैमाने पर जिया बाईची को निश्चित रूप से उच्च स्थान नहीं मिला, लेकिन उसकी पिल फ्लेम की गुणवत्ता वास्तव में काफी उच्च थी। वह निस्संदेह सभी दवा बनाने वाली प्रशिक्षुओं में सबसे श्रेष्ठ थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी आत्मविश्वासी थी और उसने इस तरह का प्रलोभन देने का साहस किया। हालांकि लॉन चेन उस प्रलोभन में पहले ही फंस चुका था। उस ज्वाला तेंदुए की पशु ज्वालाओं के संदर्भ में विशेष रूप से उच्च श्रेणी की नहीं थी, लेकिन यह उसकी वर्तमान गोली ज्वाला से कम 10 गुना बेहतर थी। अगर वह उस ज्वाला तेंदुए की पशु ज्वाला को परिष्कृत कर पाता तो यह उसके लिए निश्चित रूप से सहायक होता। वह उस उच्च श्रेणी की तारा समलन गोली को परिष्कृत कर पाता जिसकी चू याओ को सख्त जरूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में मौजूद बाहरी ऊर्जाएं बहुत लंबे समय से वहां थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन गया हो। उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए उच्चतम श्रेणी की स्टार फ्यूजन पिल की आवश्यकता थी। लॉन चेन इस बात से भली भांति परिचित था। यही कारण था कि जाल होने के बावजूद उसने इस गोली की लड़ाई को स्वीकार किया था। जैसा कि उसने कहा था, चारा इतना लुभावना था कि उसे लुभाया नहीं जा सकता था। शिया बाईची की हरकतें बेहद सहज और प्रवाह में थीं जब उसने अपने कड़ाहे को गर्म करने का काम पूरा किया। हर कदम बिना किसी झिझक के पूरा हुआ। वेई कान मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आत्मविश्वास से भरी आंखों से मुस्कुराया। बैची को प्रशिक्षित करना फायदेमंद है। अगर वह आज एक ऐसी रक्त संघनन गोली बना सकती है जिसकी गुणवत्ता बहुत कम न हो, तो उसे गोली विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। रक्त संघनन की गोली विशेषज्ञ बनने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक थी। यदि वह इतने सारे लोगों के सामने इसे बना पाती, तो इससे यहाँ मौजूद सभी लोगों को ही पता चल जाता कि जिया बाईची पदोन्नति प्राप्त कर सकती है।
ये सब ग्रैंड मास्टर के प्रशिक्षण का नतीजा है। ग्रैंड मास्टर अभी अभी आए हैं और थके हुए होंगे। चानफेंग ने आपके आराम के लिए जगह ढूंढ ली है, शिया चानफेंग ने कहा। ये कहने के बाद उसने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि केवल वे दोनों ही सुन सके। चानफेंग ने ग्रैंड मास्टर के लिए 2 खूबसूरत जुड़वा बहनें भी ढूंढ ली हैं, जिनका अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है। गंभीर स्वभाव वाले वेई कान का चेहरा ये सुनकर तुरंत खिल उठा, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को तुरंत दबा लिया। सामान्य स्वर में उन्होंने कहा, मुझे बस यूं ही थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर ऐसा नहीं चाहते, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपने भक्तों को ऐसा मौका दें? जिया चानफेंग मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन मन ही मन वह कोस रहा था। हे बुरे लंपट, तुम्हारी वासना के बारे में तो दुनिया के हर कोने में सबको पता है, फिर भी तुम ऐसा झूठा नाटक करते हो। हाँ, बस किसी को इसे व्यवस्थित करने दो। मेरा मन ऐसी किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, वेई कैंग ने कहा। क्या तुम्हारा दिल ऐसी बात के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो उन पर जबरदस्ती करना चाहते हो। जिया चानफेंग कुछ देर मन ही मन बड़बड़ाता रहा, तभी अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया जब उसने देखा कि जिया बाईची ने रक्त आत्मा फल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। रक्त संघनन गोली की सफलता काफी हद तक रक्त आत्मा फल से जुड़ी थी। यदि आप इसका शुद्ध सार निकाल सके तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शिया बाईची ने रक्त आत्मा फल को सावधानीपूर्वक अपने कड़ाहे में रखा और धीरे धीरे गोली ज्वाला का तापमान बढ़ाया। वास्तव में ये पहली बार था जब वह इतने प्राचीन रक्त आत्मा फल को परिष्कृत कर रही थी, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जिस बात ने सबको चौंका दिया वह ये थी कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में जब पूरा प्लाजा शांत था, लॉन चेन अचानक चिल्लाने और चीखने लगा। टकराना। शिया बाईची का हाथ कांप उठा और उसकी पिल फ्लेम में अचानक वृद्धि हुई, जिससे वह ब्लड स्पिरिट फ्रूट तुरंत राख में बदल गया। लॉन चेन को देखकर पूरा प्लाजा सन्नाटे में डूब गया और सभी लोग सदमे से उसे घूरने लगे। अध्याय 38 हारना। टकराना। लॉन चेन। एक भयानक चीख सबके कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई दुष्ट आत्मा उनकी जान मान रही हो, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज शिया बाईची के मुंह से निकली थी। वह अब बेहद द्वेषपूर्ण और कुटिल लग रही थी। लॉन चेन को घूरते हुए उसका चेहरा विकृत हो गया था। ब्लड स्पिरिट फ्रूट को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में वह एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह इसे शुद्ध करने के लिए सही तापमान खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉन चेन की चीखों के साथ ही उसकी ज्वाला बेकाबू हो गई। जब तक उसने उसे काबू में किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 300 साल पुराना एक बेहद कीमती रक्त आत्मा फल पल भर में राख हो गया। उसका दिल खून से लथपथ हो गया। हाँ, मेरी गलती। मेरी आदत है कि गोलियां बनाने से पहले मैं अपना गला गर्म कर लेती हूँ। मुझे डर था कि कहीं आप डर न जाएं, इसलिए मैंने कई बार चिल्लाकर आपको बताया कि मैं गोलियां बनाना शुरू करने वाली हूँ। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण। लॉन चेन ने पूरी तरह से माफी मांगते हुए कहा। ये जानबूझकर किया गया था, बिल्कुल जानबूझकर। एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता था। शिया बाईची मानो अपनी आंखों से आग उगल रही थी, लेकिन उसके पास लॉन चेन का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि प्रतिद्वंद्वी शोर नहीं मचा सकता। इस बार उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ध्यान केंद्रित करो, वेई कान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, और तभी जिया बाईची ने धीरे धीरे अपना गुस्सा काबू किया। अगर उसने खुद को शांत नहीं किया तो वह सचमुच हार सकती थी। मैं बहुत एकाग्रचित हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉन चेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बेवकूफ बहन, तुम्हें अभ्यास जारी रखना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारे लिए अपनी आवाज धीमी रखने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? 1। शिया बाईची को अब लॉन चेन की कोई परवाह नहीं थी। उदास चेहरे के साथ उसने अपनी स्पेशल रिंग से औषधीय सामग्रियों का दूसरा सेट निकाला। फिर उसने अपने कान बंद कर लिए ताकि लॉन चेन उसे दोबारा डरा न सके। जिस बात ने उसे अवाक कर दिया वह ये थी कि उसने वास्तव में दूसरा अत्यंत प्राचीन रक्त आत्मा फल निकाल लिया। उसकी इतनी सारी तैयारियों ने वास्तव में लॉन चेन को निराश कर दिया, और चूंकि वह पहले से ही उससे सावधान थी, इसलिए उसे दोबारा नाकाम करना मुश्किल होगा। उसे बस अपनी बदकिस्मती स्वीकार करनी थी। लॉन चेन ने अपना हाथ उठाया और एक पीली ज्वाला प्रकट हुई। वेई कान की आंखें इसलिए सिकुड़ गईं क्योंकि लॉन चेन की ज्वाला वास्तव में जिया बाईची की ज्वाला से बहुत कमजोर नहीं थी। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई भी लॉन चेन की पिल फ्लेम देखकर थोड़ा चौंक गए। पिछली बार जब उन्होंने लॉन चेन को गोलियां बनाते देखा था, तब की तुलना में ये पिल फ्लेम कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। हाँ, जैसा मैंने कहा था, भाई लॉन को कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, उसके हाथ में भी आग है। फैटी यू खुद पर बहुत खुश था। उनके लिए भी ये पहली बार था जब उन्होंने लॉन चेन को पिल फ्लेम का निर्माण करते देखा था। वे काफी सहज हो गए। इसका मतलब था कि लॉन चेन वास्तव में एक सच्चा पिल अप्रेंटिस था। उनकी पिल फ्लेम ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि उन्हें उनके पिल अप्रेंटिस होने की जानकारी थी, फिर भी उन्हें इस पर संदेह था। उनकी पिल फ्लेम को प्रत्यक्ष रूप से देखने से उनके कई संदेह दूर हो गए। क्या वह सचमुच बिना किसी पूर्व ज्ञान के महज 2 महीनों में औषधि का शिष्य बन सकता था? वे सब शांत और स्थिर गुरु युन क्यूई को देखकर श्रद्धा से भर गए। युन क्यूई मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। केवल वही जानता था कि लॉन चेन को दवा बनाने की कला उसने नहीं सिखाई थी। ऐसा लगता था कि लॉन चेन के कई रहस्य थे। चू याओ ने देखा कि लॉन चेन अपनी पिल फ्लेम को संघनित कर रहा है। फ्लेम को स्थिर करने के बाद उसने कड़ाही को गर्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बेहद सहज थी और चेहरा शांत था, जिससे चू याओ का बेहद घबराया हुआ दिल काफी हद तक शांत हो गया। शिया बाईची ने एक बार फिर खुद को संभाला और अपने रक्त आत्मा फल को धीरे धीरे शुद्ध करने लगी। लॉन चेन को उसे एक बार फिर पुकारने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन इस बार सफलता की कम संभावना और दूसरों के अपमान और उपहास को ध्यान में रखते हुए उसने ये विचार त्याग दिया और अपने रक्त आत्मा फल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसका रक्त आत्मा फल केवल एक लोंगेन के आकार का था और जिया बाईची की मुट्ठी के आकार के 300 साल पुराने रक्त आत्मा फल की तुलना में बहुत ही घटिया था। आकार में अंतर तो था ही, साथ ही भीतर मौजूद सार तत्व की शुद्धता भी बहुत घटिया थी। ये कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही लॉन चेन पिछड़ चुका था। ये सरासर अन्याय था। वह अपने ब्लड स्पिरिट फ्रूट में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अंतिम गोली की गुणवत्ता के मामले में वह पहले ही एक कदम पीछे था। उसे अन्य क्षेत्रों में इसकी भरपाई करनी होगी। अचानक उसकी ज्वाला प्रचंड हो उठी। उसकी औषधि ज्वाला ने पूरी औषधि भट्टी को भर दिया और उस भयानक ज्वाला ने सभी को झुलसा देने वाला एहसास कराया। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। वेई कान भी हैरान था। लॉन चेन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल अपनी अग्नि ज्वाला को शक्ति देने के लिए कर रहा था और उसने रक्त आत्मा फल के सार को नष्ट होने से बचाने के लिए उसका एक हिस्सा अलग कर दिया था। ये तकनीक बेहद ही अद्भुत थी।
लेकिन हैरानी से उबरने के बाद उसने व्यंग्य किया। ये सच था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन उसका रक्त आत्मा फल 50 वर्ष से भी कम पुराना था, तो वह 100 वर्ष से अधिक पुराने फल से कैसे तुलना कर सकता था? और तो और, वह फल 300 वर्ष पुराना था। प्रारंभिक अवस्था में इतनी आध्यात्मिक शक्ति का अपव्यय करने का अर्थ था कि गोली के संघनन के महत्वपूर्ण क्षण में उसे सील करने के लिए उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। वे कान की दृष्टि में यह विफलता का मार्ग था। ये स्पष्ट रूप से किसी विशेषज्ञ का शोधन का तरीका नहीं था। केवल ग्रैंडमास्टर युन ची ही लॉन चेन के इस कृत्य से आश्चर्यचकित नहीं हुए। हालांकि वे इस तरह के विलासितापूर्ण तरीके पर खेद व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के साथ केवल लॉन चेन ही इस तरह की तकनीक का उपयोग करने के योग्य थे। लॉन चेन के बर्तन में लाल रंग का पाउडर भरा हुआ था, जिसे उसने बाहर निकाला। पाउडर बहुत लाल था और उसमें ज्यादा धब्बे नहीं थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। वे धब्बे अशुद्धियां थी, लेकिन उसकी वर्तमान ज्वाला शक्ति से उन्हें पूरी तरह शुद्ध करना असंभव था। यही उसकी सर्वोत्तम क्षमता थी। श्रेया बाईची की ओर देखते हुए उसने पाया कि कान बंद करने के बाद वह पूरी तरह से दुनिया से बेखबर हो गई थी और बहुत ही कुशलता से काम कर रही थी। उसके बगल में लाल रंग का पाउडर भी पड़ा था। ये ब्लड स्पिरिट फ्रूट का औषधीय सार था। लॉन चेन की आंखें इसलिए सिकुड़ गई क्योंकि 300 साल पुराना ब्लड स्पिरिट फ्रूट वास्तव में उसके फ्रूट से अलग था। वह पाउडर उसके पाउडर से कहीं अधिक चमकदार था और उसमें अशुद्धियां भी बहुत कम थी। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। चाहे उसके पास कितनी भी निपुणता से शोधन की तकनीकें क्यों न हो, वह उनमें से किसी को भी प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उस बदमाश वेई कान को पता चल जाता तो उसे यह बहुत संदिग्ध लगता। फिलहाल उसे एक एक कदम करके आगे बढ़ना था। अगर वह सामान्य तरीके से जीत नहीं पाता तो वह सारी सावधानी को दरकिनार करते हुए कुछ कड़े कदम उठाएगा। किसी भी हालत में वह हारेगा तो बिल्कुल नहीं। एक एक जड़ी बूटी को परिष्कृत करते करते उसे एहसास हुआ कि आधा से अधिक समय बीत चुका है। जहां तक श्रेया बाईची की बात है, उसने अपनी भट्टी को सील कर दिया था और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। भट्टी को सील करने के बाद इसका मतलब था कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गोली को संघनित करने के अंतिम क्षण के अलावा कोई अन्य चरण नहीं था जिसके विफल होने की संभावना थी। लॉन चेन, समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। श्रेया बाईची ने अपने कान से ईयरप्लग निकाल लिए थे और वह ठंडे लहजे में लॉन चेन पर व्यंग्य कर रही थी। उसकी सीलबंद भट्टी को केवल स्थिर लौ बनाए रखनी थी। उससे बदला लेने के लिए उसने उसे परेशान करने का प्रयास शुरू कर दिया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपना मुंह बंद करो। तुम जो बकवास करोगे उससे हवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, लॉन चेन ने कहा। आप। श्रेया बाईची के गुस्से के कारण उसकी पिल फ्लेम में हल्की सी हलचल हुई, जिससे वह डर गई और उसे खुद को शांत करना पड़ा। उसने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर अपने कान में ईयरप्लग लगा लिए। उसे एहसास हो गया था कि शब्दों की लड़ाई में उसकी 10,000 प्रतियां भी लॉन चेन के बराबर नहीं थी। इस समय उसने अपनी सारी ऊर्जा गोली पर केंद्रित कर दी। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब लॉन चेन उसके सामने अपमानित होगा। कुछ ही समय बाद लॉन चेन ने भी अपनी भट्टी को सील कर दिया। वे दोनों अपनी अपनी औषधि ज्वालाओं को उत्तेजित कर रहे थे ताकि औषधि बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाए। धमाका। 15 मिनट बाद श्रेया बाईची की दवा बनाने वाली भट्टी से जोरदार आवाजें आने लगी। पहले शांत पड़ा चौक तुरंत ही हलचल से भर गया। हालांकि उन्होंने पहले कभी गोलियों को बनते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने ये जरूर सुना था कि जब गोली बनती है तो भट्टी में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। ये स्पष्ट रूप से गोली बनने का संकेत था। आवाज तेज होती गई और भट्टी बुरी तरह कांपने लगी। ठंडी चीख के साथ श्रेया बाईची ने अपने हाथों को अपनी औषधि भट्टी पर पटका और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित करने लगी। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर दवा बनाने की भट्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। श्रेया बाईची अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाई। दवाइयों को परिष्कृत करने के अपने व्यापक अनुभव के साथ वह अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस करने के बावजूद 90% आश्वस्त थी कि उसने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। जैसे ही उसने धीरे से अपना हाथ भट्टी में डाला, गोलियों जैसी तेज गंध निकली और तेजी से पूरे चौक में फैल गई। कितनी घनी खुशबू है। कई लोग आश्चर्यचकित थे और वे कान बहुत प्रसन्न था। बिना देखे भी वह केवल इस सुगंध से ही समझ गया था कि वह सफल हो गई है। हा 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 हा। श्रेया बाईची ने एक गोल दवा की गोली निकाली। उसका चेहरा अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अत्यधिक उत्साह के कारण उसकी हंसी कर्कश और सुनने में कष्टदायक लग रही थी। तुम्हारी गर्दन पर किसने पैर रखा? लॉन चेन ने श्रेया बाईची की ओर देखते हुए बड़ी चिंता से पूछा। हालांकि वह जानती थी कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे लहजे में उसे घूरा। बच्चे, मैं तुम्हारे मेरे सामने झुकने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। लॉन चेन ने 2-3 बार सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत चिंतित था। इस पागल औरत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। उसने तो वाकई एक मध्यम दर्जे की रक्त संघनन गोली बना ली थी, इसीलिए तो उसका इतनी जोर से हंसना स्वाभाविक था। उसकी गोली पर एक बेहद हल्की सी रेखा थी, और हालांकि वह बेहद हल्की थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह गोली की रेखा ही थी। श्रेया बाईची की क्षमता को देखते हुए उसके द्वारा इस तरह की मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली बनाने की संभावना निश्चित रूप से 1% से अधिक नहीं थी। क्या आसमान मूर्खों का साथ देता है? लॉन चेन मन ही मन को उसने लगा। अगर यही हाल रहा तो वो सचमुच हार जाएगा। नहीं, उसे कोई उपाय सोचना ही होगा। इस समय लॉन चेन की दवा बनाने वाली भट्टी भी कांपने लगी थी, जिसका मतलब था कि उसकी दवा भी बनने की कगार पर थी। वह सबसे नाजुक क्षण पर पहुंच चुका था। धत तेरे की, मुझे जीतना ही होगा। लॉन चेन ने गहरी सांस ली। सबके सामने उसने दवा बनाने वाली भट्टी पर हाथ मारा और ढक्कन को थोड़ा सा खोल दिया। क्या? यून क्यूई पूरी तरह से हैरान रह गई। गोली बनने के इस नाजुक क्षण में भट्टी का ढक्कन बिल्कुल नहीं खोला जा सकता था, अन्यथा अंदर मौजूद औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। वे कान भी हैरान रह गया। लॉन चेन की हरकतें गोलियां बनाने के सामान्य तरीके से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वह पूरी तरह गंभीर दिख रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हार मान रहा है। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से प्रवाहित होने लगी और दवा बनाने वाली भट्टी के अंदर औषधीय गुणों को कसकर जकड़ लिया। बूम बूम बूम। दवा बनाने वाली भट्टी से लगातार धमाके जैसी आवाजें आ रही थी और लॉन चेन के चेहरे से पसीना बह रहा था। भट्टी के अंदर रखी दवा की गोली किसी जंगली बैल की तरह छटपटा रही थी। लॉन चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे सील कर दिया, लेकिन उपयोग की गई आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। अरे यार, मेरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म हो गई है। लॉन चेन को अचानक अत्यधिक थकान महसूस हुई। वह चिल्लाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बेतहाशा खर्च करने लगा। धमाका। पूरी मार्शल आर्ट की अखाड़ा दवा बनाने वाली भट्टी के साथ हिल उठी।
लॉन चेन ने भट्टी का ढक्कन बंद किया और उसे कसकर दबा दिया। जब भट्टी शांत हुई तब जाकर लॉन चेन को राहत मिली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अभी अभी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। ढक्कन को धीरे से खोलते ही गोली की खुशबू बाहर फैल गई। भट्टी के अंदर रखी दवा की गोली को देखकर लॉन चेन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह जैसा कि उसने पिछले अध्याय में किया था, यहाँ वह उसके नाम बाईची को बेवकूफ में बदल देता है। ची का उच्चारण प्रथम स्वर में होता है जब वह बेवकूफ कहता है और उसके असली नाम में द्वितीय स्वर में होता है। अध्याय 39 पशु ज्वाला प्राप्त करना। लॉन चेन के चेहरे पर अचानक आए इस बदलाव को देखकर चू याओ का दिल बैठ गया। शी फैंग, फेटी यू और बाकी लोग भी डर गए। उसके हारने की कीमत बहुत भारी थी। यह ऐसी चीज थी जिसे मृत्यु में भी सहना मुश्किल था। लेकिन लॉन चेन के चेहरे के भाव देखकर जिया चानफेंग मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हाँ, लॉन चेन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी तक मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे? जिया बाईची ने लॉन चेन पर ताना मारा, मानो वह खुद से बेहद खुश हो रही हो। लॉन चेन को अपमानित कर पाना उसके लिए व्यवहारिक रूप से औषधि विशेषज्ञ बनने से भी बेहतर था। उसकी देह प्रत्याशा से कांपने लगी। लॉन चेन का चेहरा बेहद गंभीर था जब उसने धीरे से दवा बनाने की भट्टी से एक दवा की गोली निकाली। उसने खेद से कहा, मैं चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। अब जाकर सबने देखा कि लॉन चेन के हाथ में सचमुच एक गोल दवा की गोली थी। सबने उसके उदास चेहरे को देखकर उसे कोसना शुरू कर दिया। वो बदमाश। चू याओ आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी। वह सचमुच उस समय एक पल के लिए बुरी तरह डर गई थी। हे भगवान, मुझे लगता है मैं सचमुच मर जाऊंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फेटी यू असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी लोगों को एहसास हुआ कि लॉन चेन नाटक कर रहा था। ये बात विशेष रूप से जिया बाईची के लिए सच थी, जिसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा हो। लॉन चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? जिया बाईची गुस्से से भड़क उठा। ये तो बस लोगों को थोड़ा घुमाने के लिए है, तो तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? लॉन चेन ने यूं ही कहा। लॉन चेन, भले ही तुमने रक्त संघनन गोली को परिष्कृत कर लिया हो, फिर भी तुम हार जाओगे। तुमने जो गोली परिष्कृत की है वह निम्न श्रेणी की है, जबकि मेरी गोली मध्यम श्रेणी की है। जिया बाईची ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी दवाइयों के निशान दिखाए। आसपास के सभी लोग इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बहन बाईची, तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। इतनी कम उम्र में ही तुम मध्य श्रेणी की द्वितीय स्तर की औषधीय गोली बना सकती हो। ये वाकई लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देता है, युवराज चुयान ने कहा। इतनी कम उम्र में ऐसा कोई धंधा साधक शायद ही देखने को मिलता था, संभवतः कुछ दशकों में एक बार ही। ऐसी प्रतिभा धंधे में बहुत आगे जा सकती थी। उसका उपहास भरा चेहरा देखकर लॉन चेन ने उदासीनता से कहा, कौन जीता और कौन हारा, ये तय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। क्या तुम बेवजह बहस कर रहे हो? मेरी दवा की गोली पर निशान बने हैं, तुम्हारी गोली पर नहीं। क्या तुम्हें इतना स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दे रहा? जिया बाईची ने ताना मारा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी गोली मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है, लेकिन मेरे हाथ में जो गोली है वह भी मध्यम श्रेणी की ही है। लॉन चेन ने अपने हाथ में पकड़ी गोली को ऊपर उठाया। लॉन चेन के इस तरह कहने से सभी चौंक गए, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके हाथ में मौजूद गोली बिल्कुल साधारण थी। हालांकि वह गोल और मोटी थी, लेकिन उस पर गोली के निशान नहीं थे। मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली। मुझे कैसे पता नहीं चल रहा? जिया बाईची ने ताना मारा। मुझे सच में आप पर तरस आता है। इतनी कम उम्र में भी आपकी आंखें कितनी अंधी हैं। किसने कहा कि मध्यम श्रेणी की दवाइयों पर लेबल लगे होने चाहिए? लॉन चेन ने आह भरते हुए कहा। ये देखकर वेई कान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी और वह लॉन चेन के हाथ में रखी दवा की गोली को टकटकी लगाकर देखने लगा। अभी अभी उसे लगा था कि गोली कुछ अजीब है। लॉन चेन की बातों से उसे गोली बनाने से पहले की अपनी प्रक्रिया याद आई और वह तुरंत थोड़ा हैरान हो गया। दवा मूल्यांकन यंत्र बाहर लाओ। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के निर्देशों का पालन करते हुए एक दवा प्रशिक्षु ने आदरपूर्वक एक बड़ा उपकरण लाकर दिया। यह एक मेज की तरह दिखता था और इसके बीच में दवा की गोली रखने के लिए एक खांचा बना हुआ था। दवा की गोली की गुणवत्ता का आकलन करने में ये सबसे सटीक था। 60% सार तत्व। मिस बैची की औषधीय गोली मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली की आवश्यकताओं को पूरा करती है। गोली बनाने वाले प्रशिक्षु ने उपकरण की रीडिंग पढ़कर सुनाई। यदि गोली में 50% तत्व होता तो उसे निम्न श्रेणी का माना जाता। 60% होने पर वह मध्यम श्रेणी की होती। जिया बाईची की रक्त संघनन गोली मुश्किल से ही इस श्रेणी में आई थी। लॉन चेन, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस मध्यम श्रेणी की दवा की गोली में ऐसी क्या खास बात है? जिया बाईची ने अपनी गोली वापस ली और लॉन चेन पर व्यंग्य किया। उसे यकीन नहीं था कि लॉन चेन की दवा की गोली सचमुच मध्यम स्तर की हो गई थी। जब गोलियों की कोई लाइन ही नहीं थी तो वह आखिर किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था? ये तो बस आखिरी संघर्ष था। तो फिर इसे अच्छे से देख लीजिए। लॉन चेन हंसा और अपनी दवा की गोली अपने शिष्य को दे दी। ताजी बनी दवा की गोलियों पर 6 घंटे तक टिकने वाली एक पतली झिल्ली होती है, जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। 63% सार तत्व। श्री लॉन चेन की औषधीय गोली मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। गोली बनाने वाले प्रशिक्षु ने नया पाठ पढ़कर सुनाया। क्या? जिया बाईची इतनी स्तब्ध रह गई कि उसके हाथ में रखी गोली भी जमीन पर गिर गई। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। क्या वह हार गई थी? सिर्फ वही नहीं, बाकी सब भी हैरान थे, खासकर वेई कान। डिवाइस पर नंबर पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। शोधन प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी हुआ था वह सब उसने देखा था, इसलिए यह निश्चित रूप से नकली नहीं था। लॉन चेन ने वास्तव में बिना किसी निशान के मध्यम श्रेणी की गोली तैयार की थी। आमतौर पर गोली की औषधीय गुणवत्ता का निर्धारण शोधन प्रक्रिया के दौरान किया जाता था। इसीलिए वेई कान ने जिया बाईची को वे 300 साल पुराने रक्तात्मा फल दिए थे। ये कहा जा सकता है कि उसने उसे एक अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। अन्यथा वह इतना भव्य प्रदर्शन न करता और ज्वाला तेंदुए की पशु ज्वाला को पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल न करता। लेकिन अब जिया बाईची हार चुका था। बिल्कुल नहीं, तुम नीच कमीने। लॉन चेन, तुमने पक्का हमें नकली चीज दी है। तुमने मूल्यांकन को रिश्वत दी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिया बाईची अचानक चिल्लाते हुए आरोप लगाने लगी और पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। लॉन चेन उससे निपटना नहीं चाहता था। अगर वह उसके पास आती तो वह उसे एक ही लात से उड़ा देता। बाईची, रुको, हंगामा मत करो। वेई कान ने उसे पकड़कर सख्ती से चेतावनी दी। वह समझ गया था कि आज उनकी योजना पूरी तरह से और अप्रत्याशित रूप से विफल हो गई है। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने अपने वादे से मुकर जाता तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं बचती। इसलिए उसके पास उसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था।
बाई शियाची वे कान की पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रही थी। वह चिल्लाए, अरे बूढ़े लंपट, कल जब तुम मेरे साथ बिस्तर पर खेल रहे थे तब तुमने क्या कहा था? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ज्वाला तेंदुए की पशु ज्वाला निश्चित रूप से मेरी होगी? मुझे दे दो। वह शोक भरी आवाज में चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी और हर किसी ने उसे सुना। कई लोगों ने सिर हिलाया। वे कान अपने ग्रैंडमास्टर पद के बावजूद सचमुच एक घटिया इंसान था। पहले तो उसकी अय्याशी के बारे में सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन अब जिया बाईची की बातों के बाद ऐसा कोई नहीं बचा था जो उसे नीचा न समझता हो। वे कान गुस्से से लाल हो गई और उसने शिया बाईची को थप्पड़ मारकर चक्कर दिला दिया। बाईची बहुत परेशान हो गई है और बकवास करने लगी है, इसे नीचे उतारो। शिया बाईची को गिराए जाने के बाद पूरा चौक शांत हो गया। लॉन चेन ने वे कान की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे मुझे सौंप दो। वे कान का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसका दिल खून से लथपथ था। ये ज्वाला तेंदुआ जीव की ज्वाला उसके लिए बेहद कीमती थी और उसने सचमुच इसे शिया बाईची के लिए छोड़ने की तैयारी कर ली थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि युनची पर बढ़त हासिल करने की उसकी कोशिश उसे भारी नुकसान पहुंचाएगी। युनची को शर्मिंदा करने के बजाय उसने अपना ही अनमोल खजाना खो दिया। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसके पास पीछे हटने की हिम्मत नहीं थी। इसे ले। लॉन चेन ने बोतल उठाए। अंदर उसने आग का एक धधकता हुआ गोला देखा और खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, धन्यवाद। ये पहली बार था जब लॉन चेन को लगा कि यह बूढ़ा आदमी बुरा नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कैसे किया? वे कांग अंदर ही अंदर अनिच्छुक था। इस बार उसे सचमुच नुकसान उठाना पड़ा था। लॉन चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन ग्रैंडमास्टर युनची को भी उसे प्रोत्साहित करते हुए देखकर वह मुस्कुराया। आपकी उम्र का सम्मान करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ये दवाइयाँ बनाने की एक गुप्त विधि है। मैंने इसे गू की रिकॉर्डिंग में देखा था जिसमें ये तकनीक शामिल थी। जब दवा बनने वाली हो तो उसमें एक छोटा सा छेद करें और आध्यात्मिक शक्ति के एक हिस्से का उपयोग औषधीय गुणों को अंदर बंद करने के लिए करें और दूसरे हिस्से का उपयोग अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए करें। इससे आप इसे 2 बार शुद्ध कर सकते हैं। अब क्या आप समझ गए? गू की रिकॉर्डिंग, क्या आपका मतलब पिलकिंग के गू से है? वे कान चौंक गया। मुझे नहीं पता, खैर मैंने इसे एक किताब में देखा था। आप खुद ढूंढ लीजिए। लॉन चेन ने सिर हिलाया। वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। किसी को शक न हो इसलिए उसने गिल्ड में दर्ज कई तकनीकों का अभ्यास किया था। उनमें वाकई वही तकनीक मौजूद थी जिसका उसने वर्णन किया था, लेकिन लॉन चेन की तकनीक हूबहू वैसी नहीं थी। उस तकनीक में केवल एक ही छिद्र बनाने को कहा गया था, लेकिन लॉन चेन ने 2 छिद्र बनाए थे। एक छिद्र का उपयोग अशुद्धियों को निकालने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरे का उपयोग आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता था। अन्यथा कड़ाही के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा गोली के संघनन के लिए अपर्याप्त होती। यदि केवल एक ही छिद्र का उपयोग किया जाता तो आध्यात्मिक ऊर्जा केवल बाहर निकलती, अंदर नहीं आती। आपकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आप अंत में गोली नहीं बना पाएंगे और अंत में औषधीय राख का ढेर ही बचेगा। लॉन चेन ने ग्रैंडमास्टर युनक्यूई की ओर चलकर प्रणाम किया। युनक्यूई ने सिर हिलाया। लॉन चेन का आज का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। साथ ही वह लॉन चेन के साहस की प्रशंसा करता था जिसने इतने जोखिमों के बावजूद जुआ खेलने का साहस दिखाया। अब जब लॉन चेन के पास पशु ज्वाला थी तो परिष्कृत होने के बाद उसकी पिल फ्लेम कम से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। शक्तिशाली पिल फ्लेम के समर्थन और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के बल पर लॉन चेन का रसायन विद्या का मार्ग पूरी तरह से समतल और उसके लिए आसान होगा। लॉन चेन चू याओ के पास गया। उसके मनमोहक चेहरे को देखकर वह लगभग खुद को उसकी बाहों में समा जाने से रोक नहीं पाया। आज उनके प्रदर्शन ने उनके बीच की सभी पिछली बाधाओं को तोड़ दिया था और उनके दोनों दिल पहले से कहीं अधिक करीब आ गए थे। मैंने आपसे जो वादा किया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, लॉन चेन ने शांत स्वर में कहा। चू याओ ने प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसका दृढ़ संकल्प देखकर वह स्नेह से भर गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह अकेली नहीं है। लॉन चेन ने महारानी को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और मार्शल अखाड़े से बाहर निकलकर अपनी जगह पर लौट आया। चलते समय सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। विशेषकर महिलाओं की आंखें चमक रही थीं। लॉन चेन का प्रदर्शन अशिष्ट और उग्र था। इतना ही नहीं, उसने ग्रैंडमास्टर वे कान के सामने ही अपशब्द कहे। यह उनके लिए एक नया और उत्तेजक दृश्य था। फिर परिष्करण मंच के शीर्ष पर उन्होंने अपनी सहज और शांत परिष्करण तकनीक का प्रदर्शन किया। वे पूरी तरह से निडर थे और अंतिम क्षण में खूबसूरती से पलटवार करने में कामयाब रहे। ऐसा व्यक्ति उनसे पहले कभी नहीं मिला था। वह बिल्कुल नया था। जब लॉन चेन उनके पास से गुजरा तो कई साहसी लोगों ने उसे लुभाने की कोशिश भी की। जैसे ही वह बैठा, मोटे यू और बाकी सभी लोग उत्साह से झूम उठे। भाई लॉन, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। हाँ, अब जब मुझे एक शक्तिशाली ज्वाला मिल गई है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम लोगों को रक्त संघनन स्तर तक पहुंचा दूंगा। उनकी चिंता देखकर लॉन चेन का दिल पिघल गया। हालांकि वह मंच के शीर्ष पर था, उसने मंच के नीचे होने वाली हर चीज को देखा था। इसलिए उनके मन में उसके लिए जो भी भावनाएं थी वह सब उसने प्रत्यक्ष रूप से देखी थी। फैटी यू और अन्य लोगों की साधना शक्ति उच्च स्तर की नहीं थी। लॉन चेन जितना अधिक शक्तिशाली होता जाएगा वह उन्हें उतनी ही अधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। जब लॉन चेन मुश्किल दौर से गुजरा था तब ये लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहे थे। ये भावना लॉन चेन के लिए बहुत मायने रखती थी। जब वे बात कर रहे थे, अचानक जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लॉन चेन और बाकी लोग जाग उठे। शी फैंग हंस पड़ा। असली पार्टी तो अब शुरू हो गई है। अध्याय 40 हुआन चांद की चुनौती। लॉन चेन ने सिर उठाकर देखा तो उसे मार्शल अखाड़े के केंद्र में एक शक्तिशाली युवक खड़ा दिखाई दिया। वह चारों ओर मुठियां बांधे खड़ा था। लॉन चेन इस युवक को नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे ही वह मंच पर आया, वीर ने उसका उत्साहवर्धन किया। ऐसा लगा जैसे वह राजधानी में कुछ हद तक प्रसिद्ध हो। इस समय लॉन चेन ने देखा कि चौक के बाहर भी अनगिनत लोग मौजूद थे। लालटेन जलने से पहले एक क्षेत्र केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन अब ये सभी के लिए खुला था। सर्वोत्कृष्ट कनिष्ठ योद्धा के पद के लिए हुए युद्ध में पद को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं था। महारानी डोवेजर जहां से युद्ध देख रही थी, वहां देखकर उन्होंने गौर किया कि अब वहां और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उनमें सैवेज मार्क्विस भी शामिल था। वे लोग उम्रदराज प्रतीत होते थे, लेकिन उनके शरीर में अभी भी भरपूर शक्ति थी। वे रक्त संघनन के साधक थे और उनके शरीर से एक हल्की सी घातक आभा निकलती थी। वे स्पष्ट रूप से सच्चे विशेषज्ञ थे। लॉन चेन उन लोगों का जायजा ले ही रहा था कि तभी जयकारे की एक और गूंज सुनाई दी। एक आदमी कई मीटर ऊपर उछला और मार्शल आर्ट के अखाड़े में हल्के से उतरा। उसका शरीर बेहद सहज और आत्मविश्वासी लग रहा था। तो ये फैंग यांग है। उस व्यक्ति को देखकर शी फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया।
क्या तुम उसे जानते हो? लॉन चेन ने पूछा। हाँ, वह मेरी ही उम्र का है। उसने 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। उस समय वह क्यूई संगठन के तीसरे स्वर्ग स्तर पर था, लेकिन अब वह 8वें स्वर्ग स्तर पर है। महज 2 साल के भीतर 5 छोटे क्षेत्रों को पार कर जाना लोगों के लिए सचमुच चौंकाने वाला था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सेना में भर्ती होने के बाद उसने कई मिशन पूरे किए होंगे और कई जानलेवा स्थितियों से बच निकला होगा। ऐसी परिस्थितियों में उसकी तेजी स्वाभाविक है। लॉन चेन ने सिर हिलाया। ये फैंग यांग वाकई में बुरा नहीं है। हालांकि उसकी साधना शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद वह घातक आभा ऐसी है जिसे लाड़ प्यार में पले बड़े लोग संभाल नहीं सकते। जब लॉन चेन और शी फैंग बात कर रहे थे, तब तक फैंग यांग ने कार्रवाई कर ली थी और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लॉन चेन ने कहा था। हालांकि उससे आगे आया व्यक्ति मजबूत दिख रहा था और उसकी साधना का स्तर फैंग यांग के समान था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता फैंग यांग से बहुत अलग थी और वह 10 से भी कम बार में पराजित हो गया। युद्ध विद्या के मार्ग पर केवल उच्च साधना स्तर होने से ही उच्च युद्ध क्षमता नहीं हो जाती। कभी कभी केवल एक अदम्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व ही प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास कम कर देता है और उसे आपसे भयभीत कर देता है। इससे उसकी युद्ध शक्ति कम हो जाती है। इसलिए युद्ध विद्या के मार्ग पर जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही मजबूत युद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। यही आपको बाधाओं को पार करने और असफलताओं से विचलित न होने में सक्षम बनाएगा। लॉन चेन ने शी फैंग के कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। शी फैंग ने सिर हिलाया। लॉन चेन मुस्कुराया। शी फैंग की प्रतिभा सीमित थी और उसकी साधना का मार्ग कठिन होगा, लेकिन अगर वह दृढ़ संकल्प बनाए रखे तो शायद एक दिन वह सचमुच कोई चमत्कार कर दिखाए। फैंग यांग ने लगातार 3 मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को हराया, लेकिन अंततः वह थक गया। आखिर में किसी ने उसे उठाकर पटक दिया और उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। अरे, इतनी जल्दी? क्या तुम इसे संभाल पाओगे? लॉन चेन थोड़ा अचंभित था। मैं इस प्रतियोगिता को अपने लिए एक तरह का प्रशिक्षण मानता हूँ। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बजाय मुझे अपने मार्शल कौशल को मजबूत करने की आवश्यकता है, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शाबाश भाई शी, हम सब यहीं से तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। फैटी यू विशेष रूप से उत्साहित था और बाकी सभी शी फैंग को जीतते देखना चाहते थे। तुम कर सकते हो। लॉन चेन ने उसके कंधों पर थपथपाया। शी फैंग सलाह लेने आए हैं। शी फैंग की इस आवाज के बाद मानो चौक में बिजली कड़क उठी हो और सारी भीड़ ने जोरदार जयकार की। जाहिर है, शी फैंग राजधानी की युवा पीढ़ी में काफी मशहूर थे। फैटी यू और बाकी लोगों की चीखें जयकारे की गूंज में दब गईं। शोर इतना तेज था कि वे अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। वे हैरानी और असहजता से एक दूसरे को देखने लगे। शी फैंग का चेहरा गंभीर और संयमित था। मंच पर खड़े होकर वह लोगों को एक विशाल पर्वत की तरह प्रतीत हो रहे थे जिसे कोई हिला नहीं सकता था। वह 9वें स्वर्ग स्तर के क्यूई संघनन विशेषज्ञ से लड़ रहा था, लेकिन जब उस व्यक्ति ने शी फैंग को देखा तो वह तुरंत एक मूर्ति में बदल गया। मुझसे मुकाबला करो, मैं केवल ची संघनन के 9वें स्वर्ग स्तर की शक्ति का ही उपयोग करूंगा। शी फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उस उकसावे पर उस व्यक्ति का गुस्सा होना स्वाभाविक था। सब लोग उन्हें देख रहे थे, जिससे वह असहज स्थिति में आ गया था। किसने तुमसे मदद मांगी? उस व्यक्ति ने जमीन पर पैर पटका और एक मुक्का शी फैंग की ओर जोर से आया, लेकिन शी फैंग ने उसकी ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। क्या ये शी फैंग कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है? जैसे ही लोगों को लगा कि शी फैंग में बहुत अहंकार है, उसी समय उस व्यक्ति ने अचानक उसके पेट के निचले हिस्से पर दूसरा मुक्का मारा। पहला मुक्का वास्तव में सिर्फ एक दिखावा था। एक बड़े हाथ ने उस मुक्के का सामना किया। शी फैंग ने उस व्यक्ति की मुट्ठी पकड़ ली और कुछ बल लगाना शुरू कर दिया। अब आपके जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह व्यक्ति हवा में 12 मीटर दूर जा गिरा, वह चौंक कर चीख उठा। अंततः वह मुंह के बल गिर पड़ा। उतरने के बाद उसने थोड़ी सी मिट्टी थूकी और 2-3 बार अपशब्द कहे। फिर वह जाने के लिए मुड़ा और बाकी लड़ाइयों पर ध्यान न देने का फैसला किया। भाई शी तो बेहद प्रभावशाली है। फैटी यू और अन्य लोगों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यह नारा लगाया। उनके नारे के बाद भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। इन जयकारों में अनगिनत युवतियों की चीखें भी शामिल थीं। लॉन चेन मुस्कुराया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग लड़ने के लिए आगे आना चाहते थे। पुरुषों के लिए महिलाओं को आकर्षित करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। अचानक लॉन चेन को ऊपर की सीटों से किसी की निगाहें अपने ऊपर पड़ती हुई महसूस हुई। ऊपर देखने पर उसने पाया कि चू याओ उसे घूर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी, जिससे वह तुरंत शर्म से लाल हो गई और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। हालांकि लॉन चेन और चू याओ दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनकी इन छोटी छोटी हरकतों को किसी और ने देख लिया है। शिया चांग फैंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अचानक अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी जासूसी कैसी रही? क्या तुम्हें उसकी कमजोरियां पता चली? आपके सेवक ने उसकी परीक्षा ली। उसकी साधना का स्तर अत्यंत विचित्र है और उसका वास्तविक स्तर ज्ञात नहीं हो सका। हालांकि युद्ध क्षमता के मामले में वह प्रारंभिक रक्त संघनन से आगे नहीं है, उस व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर लॉन चेन वहां होता तो वह तुरंत उस व्यक्ति की आवाज को पहचान लेता जिसने उस पर जानलेवा हमला करने का झूठा आरोप लगाया था। अच्छा है हुआन चान, तुम्हें आज ही उसे मार डालना है। अपनी छिपी हुई ताकत का ज्यादा खुलासा न करने की पूरी कोशिश करना, जिया चांगफेंग ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। ये हुआन चांग उनके अंगरक्षकों में से एक था, जिसके चेहरे पर निशान था। हुआन चांग ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मालिक, वह रात भर जीवित नहीं बचेगा। टकराना, ये तो स्पष्ट था कि रक्त संघनन स्तर तक पहुंच चुके शी फैंग को कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने लगातार 18 लोगों को पराजित किया, जिससे दर्शकों में उत्साह का संचार हुआ। अंतिम 2 लोग भी रक्त संघनन विशेषज्ञ थे, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वे उससे काफी कमजोर थे। आखिरकार शी फैंग को ब्लड कंडेंसेशन में सफलता प्राप्त करने में लॉन चेन की सहायता मिली थी, इसलिए उसकी नींव दूसरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, जिससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिला। आखिरी ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ को हराने के बाद शी फैंग ने 3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई और सामने नहीं आया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार फीनिक्स क्राई के नंबर 1 जूनियर योद्धा का खिताब पहले ही शी फैंग की झोली में आ चुका था। पूरी भीड़ के उत्साहपूर्ण नारों के बीच शी फैंग महारानी के पास गए और घुटने टेक दिए। महारानी ने उन्हें एक जैद पदक भेंट किया और कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहे। जब वह मार्शल स्टेज पर वापस लौटा तो भीड़ और भी अधिक उत्साहित हो गई और अनगिनत युवतियां वहां उमड़ पड़ी और शी फैंग के गले में फूलों के छल्ले फेंकने लगी। उन फूलों की हर माला उन युवतियों ने अपने हाथों से बनाई थी। यह उनके प्रिय पुरुष के लिए एक प्रतीक था। यदि वह पुरुष इसे उठा लेता तो इसका अर्थ होता कि उसने युवती का दिल जीत लिया है।
हर फूल के छल्ले पर युवती का नाम सिला हुआ था ताकि पुरुष आसानी से पता लगा सके कि ये किसकी है। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य में पुरुष जितना शक्तिशाली होता था, उसकी उतनी ही अधिक पत्नियां और रखेलें होती थी। इसलिए एक साधारण पुरुष की इकलौती पत्नी बनने के बजाय बहुत सी युवतियां एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष से विवाह करना पसंद करती थी जिसकी कई पत्नियां हों। जब शी फैंग लौटा तो उसका शरीर फूलों की लताओं से ढका हुआ था और केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। वह मुश्किल से ही देख पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। हाँ, बधाई हो शी फैंग। उस हास्यास्पद दृश्य को देखकर लॉन चेन अपनी हंसी नहीं रोक सका। इस बार तो तुमने मालामाल कर दिया शी फैंग। शो हो प्रशंसा से भर गया। वाह कितना धन दौलत है। शी फैंग कोई मामूली व्यापारी नहीं है। लेकिन भाई शी, वापस जाकर अपने सारे कामकाज निपटा लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो अच्छी पत्नियां जरूर चुननी होंगी, मोटी ने हंसते हुए कहा। उन फूलों की मालाएं देकर उन युवतियों ने उससे विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। जब तक वह सहमत होकर उन्हें सगाई का उपहार देता, वे तुरंत विवाह समारोह में शामिल हो सकती थी। ये बेहद सुविधाजनक था। शी फैंग का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मैं ये सब लॉन चेन की मदद से ही कर पाई। क्यों न हम इन फूलों के छल्लों को आपस में बांट लें। ये सुनकर सब चौंक गए। ऐसी चीज को आपस में बांटने के बारे में केवल शी फैंग ही सोच सकता था। सबको हंसते देख शी फैंग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनजान बनने का नाटक किया, जिससे लोग और भी जोर से हंसने लगे। सामान्यतया ये लालटेन उत्सव के अंत का संकेत होता, लेकिन जैसे ही लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, जिया चानफेंग अचानक हंस पड़ा। अभी जो लड़ाई हुई वो वाकई शानदार थी, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उचित होगा या नहीं। महारानी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। आज बहुत कुछ हो चुका था और वह अब और कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिया चानफेंग अतिथि थे, इसलिए महारानी आसानी से उनका विरोध नहीं कर सकती थी। राजकुमार जिया, आप जो चाहे कह सकते हैं। मजे को और बढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से एक नौजवान को आपके फीनिक्स फ्राई की शीर्ष प्रतिभा से मुकाबला करने के लिए भेजूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, जिया चानफेंग हंसते हुए बोला। महारानी के कुछ कहने से पहले ही वेई कांग ने बीच में टोकते हुए कहा, ग्रैंड शिया और फीनिक्स फ्राई साम्राज्य एक परिवार की तरह है और यह महज एक दोस्ताना मुकाबला है। मुझे नहीं लगता कि महारानी मना करेगी। महारानी ने गुस्से में आह भरी। वे स्पष्ट रूप से शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह सहमत नहीं होती तो इससे वेई कांग नाराज हो जाते। तो फिर हम ग्रैंड मास्टर को सुनेंगे ताकि हम ग्रैंड जिया के आदमियों की कुशलता देख सकें। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मंच पर कौन जाने वाला है। हुआन चान, तुम जाओ। ध्यान रखना, आराम से जाना और हमारी दोस्ती खराब मत करना। जिया चानफेंग ने हाथ हिलाया। हाँ, हुआन चांद ने हल्के कदमों से जमीन पर कदम रखा और एक विशाल पक्षी की तरह हवा में उड़ते हुए धीरे से मंच पर उतर गया। ग्रैंड शिया के हुआन चांद फीनिक्स फ्राई के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हुआन चांद ने अपने हाथ जोड़े। क्या ये कोई गलती है? तुम तो इतनी बूढ़ी दिखती हो, फिर भी जवान जैसी हरकतें करती हो। कहीं तुम्हारी त्वचा कुछ ज्यादा ही मोटी तो नहीं हो गई? लॉन चेन ने शोहो को कुछ शब्द कहे, जिन्हें शोहो ने चिल्लाकर कहा। हुआन चांद मुस्कुराया। मैं इस साल सिर्फ 19 साल का हूँ। मेरे पास इस बात की पुष्टि करने वाले आधिकारिक दस्तावेज हैं और ग्रैंड शिया में हर कोई यह जानता है। उनकी बातों से भीड़ को राहत मिली। कुछ लोग सचमुच थोड़ी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। युवा स्वामी लॉन्ग, राजधानी आने के बाद से मैंने आपकी शक्ति के बारे में सुना है। मैं वास्तव में आपका प्रशंसक हूँ। क्या मैं युवा स्वामी से सलाह मशवरा करने के योग्य हूँ? हुआन चांद ने लॉन चेन की ओर हाथ जोड़कर कहा। उनकी बातों से सबकी निगाहें चमक उठी और भीड़ तुरंत जयकारे लगाने लगी। लॉन चेन, लॉन चेन, लॉन चेन। उनकी चीखें उमड़ती लहरों की तरह थी जिन्होंने हर किसी के खून में जोश भर दिया और अनगिनत उत्सुक